तो फिर ये पक्का हो गया। मैं वापस जाते ही सारी दीवारें तोड़ दूंगा। हाँ, तियान्यू की आंखें चमक उठीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस ट्रेड में जियांग फे का नुकसान हुआ है या नहीं। उसका पूरा ध्यान बस अपने सामने रखे हथियारों को हासिल करने पर था। प्लैनेट नामिक के सुपर वेपन्स का अर्थ के हथियारों के मुकाबले एक एब्सोल्यूट एडवांटेज था, जब तक जियांग फे उसके लिए ये बैटल इक्विपमेंट बना सकता था। हाँ, तियान्यू को पूरा कॉन्फिडेंट था कि वे मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री और यूरोपियन आर्मीज दोनों का सफाया कर सकते हैं। बेशक हाँ, तियान्यू सिर्फ टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए जिम्मेदार था। वो मेटा ह्यूमंस के बीच होने वाली लड़ाई का चार्ज नहीं लेने वाला था। आखिर हाँ, तियान्यू सिर्फ एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट था। वो चाहकर भी मेटा ह्यूमंस के मामलों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये सब क्या है? वैसे तो हाँ, तियान्यू बैटल एयरक्राफ्ट और डिफेंस कैनन्स के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन चेस्ट में रखे बाकी हथियारों को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसने एलियन गेमिंग कंसोल में ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थीं। ये एक फिशन सप्रेसर है। ये सिर्फ न्यूक्लियर फिशन को ही नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन को भी सप्रेस कर सकता है। इसके रहते आसपास के इलाके में कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स काम नहीं करेंगे। जियांग फे ने समझाया। ये तो बहुत बढ़िया है। हमें बिल्कुल इसी चीज की जरूरत थी। हाँ, तियान्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे बहुत पहले ही ये इंटेल मिल गई थी कि मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री ने भी इसी तरह का एक वेपन सेटअप तैयार किया है। हालांकि इसे बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे लोग इसे सिर्फ अपनी मेन सिटी में ही सेटअप कर पाए थे। फिर भी इसकी वजह से मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री को एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करने की ताकत मिल गई थी। ऐसे वेपन सेटअप के आने के बाद मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री ने चाइना को टारगेट करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि चाइना के पास भी ऐसा वेपन सेटअप आ गया था, इसलिए मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री का वन साइडेड एडवांटेज पूरी तरह खत्म हो गया था। इसके अलावा दोनों तरफ के न्यूक्लियर वेपन्स की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। अगर सच में कोई जंग होती भी तो हाँ, तियान्यू, जिसने प्लैनेट नामिक के मिलिट्री वेपन्स हासिल कर लिए थे, वो मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री को कोई खतरा मानता ही नहीं था। हे, हम जल्द ही मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री को उड़ा देंगे। जियांग फे हंस पड़ा। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तियान्यू ने सिर हिलाया। शायद जियांग फे को नहीं पता था कि मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री के पास भी ऐसा ही हथियार है। इसके अलावा एक नॉन मिलिटेंट होने की वजह से जियांग फे न्यूक्लियर बॉम्ब के असली खतरों को नहीं समझता था। उसे लगता था कि दुश्मनों पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने में मजा आएगा। लेकिन हाँ, तियान्यू एक मिलिट्री मर्चेंट था जो बहुत अच्छे से जानता था कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से हर हाल में बचना चाहिए। इन हथियारों में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होती है जो कई पीढ़ियों तक असर डाल सकती है। इससे न सिर्फ जमीन बंजर और बेकार हो जाती है, बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना अपने आप में एक बहुत ही अमानवीय काम था। सब कुछ अरेंज हो जाने के बाद जियांग फे एरियल को अपने साथ लेकर हाँ, तियान्यू के पास गया और दोनों छोटे आइलैंड से थोड़ी दूर खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर चढ़ गए। उसी वक्त हाँ, तियान्यू ने जियांग फे से मिले गिफ्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेवी ड्यूटी हेलीकॉप्टर्स को कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया। चूंकि प्लैनेट नामिक के इक्विपमेंट ज्यादातर ब्लॉक मॉडल्स थे, इसलिए उन्हें अलग अलग करने के बाद ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी वजह से कुछ ही घंटों के अंदर जियांग फे ने हाँ, तियान्यू के लिए जो इक्विपमेंट बनाए थे उन्हें सेफली एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोड कर दिया गया। अब तुम कहाँ जाओगे? हाँ, तियान्यू ने जियांग फे से पूछा। मैं घर वापस जाऊंगा, जियांग फे ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। जियांग फे बहुत लंबे समय से घर से दूर था। अब उसका घर वापस जाना ही सही था ताकि उसके पेरेंट्स देख सकें कि वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक प्लेन का इंतजाम करता हूँ। हाँ, तियान्यू ने हामी भरी। हस्बैंड, क्या हम आपके पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं? हाँ, तियान्यू को वहां से जाते देख आरियल ने धीमे से जियांग फे से पूछा। पहली बार अपने सास ससुर से मिलने वाली किसी भी आम बहू की तरह उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। हाँ, जियांग फे ने हामी भरी। लेकिन जियांग फे बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो साई ट्यूइंग को एरियल के बारे में क्या बताएगा। इसके अलावा वो एरियल को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि इस दुनिया में जियांग फे के अलावा उसका कोई और था ही नहीं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के मामले में जियांग फे हमेशा से ही बहुत इंडिसाइसिव रहा था, वरना उसके पीछे इतनी सारी लड़कियां नहीं पड़ी होती। चाहे बात रियलिटी की हो या गेम की, जियांग फे को कभी दूसरों को रिजेक्ट करना नहीं आया, खासकर उन लड़कियों को जो सच में उससे प्यार करने लगी थीं। उफ, मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा, आखिर में सब ठीक हो ही जाएगा। जियांग फे ने हमेशा की तरह इस परेशानी को भी टालने का फैसला किया। हाँ, तियान्यू बहुत एफिशिएंट था। आधे घंटे के अंदर जियांग फे और एरियल एक प्लेन में सवार हो गए और उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर ली। लगभग 2 घंटे बाद जियांग फे और एरियल उस शहर के पास एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर लैंड हुए जहां जियांग फे के पेरेंट्स रहते थे। आप दोनों मेरे पीछे आइए। उनके लैंड होने के बाद जियांग फे और एरियल को घर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने वाले इंचार्ज ने आवाज लगाई। इस बार हाँ, तियान्यू जियांग फे के साथ वापस नहीं आया क्योंकि उसे कुछ और जरूरी काम निपटाने थे। जियांग फे से मिला इक्विपमेंट का पहला बैच हाँ, तियान्यू को पहले ही मिल चुका था। सबसे पहले उसे मैन पावर को कोऑर्डिनेट करके फिशन सप्रेसर्स को जरूरी लोकेशंस पर भिजवाना था ताकि वे चाइना के बॉर्डर्स के अंदर आने वाले सभी एरियाज को कवर कर सकें। दूसरा हाँ, तियान्यू को चाइना के बॉर्डर्स पर डिफेंस कैनन्स के इंस्टॉलेशन को भी कोऑर्डिनेट करना था। एक बार ये काम पूरा हो जाने के बाद दुश्मनों के एयरक्राफ्ट्स और गाइडेड मिसाइल्स चाइना के एयर स्पेस में घुस नहीं पाएंगे।
इन इक्विपमेंट सेटअप को कोऑर्डिनेट करने के अलावा हाँ तियान्यू को इन्हें पावर देने के लिए जांग फैमिली से न्यूक्लियर एनर्जी भी रिलोकेट करनी थी। उसे इन जरूरी सेटअप की हिफाजत के लिए भी किसी को लगाना था ताकि कोई स्पाई या स्पेशल फोर्सेज इन्हें तबाह न कर सकें। आखिर में हाँ तियान्यू को नए बैटल एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए बेस्ट पायलट्स को भी चुनना था। चाहे प्लैनेट नामक के बैटल एयरक्राफ्ट्स को चाइना के कैबिन के साथ एनहांस कर दिया गया था, फिर भी ऐसे कई फंक्शंस थे जिन्हें बैटल में पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए पायलट्स का उनसे फेमिलियर होना बहुत जरूरी था। इसके अलावा हाँ तियान्यू को कैपिटल सिटी में देश के लीडर्स को इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी रिपोर्ट करनी थी। चाहे उसके गवर्नमेंट और मिलिट्री के साथ गहरे रिश्ते थे और गवर्नमेंट में उसके पास कई स्पेशल पावर्स भी थीं, फिर भी हाँ तियान्यू सिर्फ एक मिलिट्री मर्चेंट था, ना कि कोई असल मिलिट्री कमांडर। इसलिए वॉरफेयर से जुड़े आखिरी फैसले अभी भी उसके सुपीरियर्स को ही लेने थे। जहां एक तरफ हाँ तियान्यू अपने कामों में लगा हुआ था, वहीं जियांग फी आखिरकार घर लौट आया। मांडा स्क्वायर के सामने खड़े होकर जियांग फी घर के अंदर जाने में झिझक रहा था और सोच रहा था कि साई ट्यूइंग से मिलने पर वो क्या करेगा, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। जैसे ही जियांग फी घर के अंदर जाने में झिझक रहा था, तभी उसके पीछे से किसी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, कमीने, तुम आखिरकार घर आ ही गए। आह! जियांग फी चौंक गया। जैसे ही वो पलटा, एक नाजुक सी फिगर उछलकर उसकी बाहों में आ गिरी। जियांग फी की बाहों में कूदने वाली और कोई नहीं बल्कि सी ट्यूइंग थी। जब जियांग फी दूर था तब सी ट्यूइंग हमेशा घर पर जियांग फी की मां के साथ रहती थी। आज भी उसने ऐसा ही करने का प्लान बनाया था, लेकिन सी टाइंग के मंडा स्क्वायर में घुसने से पहले ही उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिख गया। हस्बैंड, क्या इस दुनिया में ये आपकी गर्लफ्रेंड है? ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एरियल को जियांग फी के आसपास खूबसूरत लड़कियों के होने की आदत हो गई थी और साथ ही वो पॉलीएमरी की भी आदी थी, इसलिए उसे साई ट्यूइंग के होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। शिट! एरियल को खुद को हस्बैंड बुलाते सुनकर जियांग फी को अचानक अपने घुटने कमजोर पड़ते हुए महसूस हुए। उसी वक्त उसे अपनी कमर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। साफ था कि सी टाइंग ने भी सुन लिया था कि एरियल ने उसे क्या कहकर बुलाया था। आ फे, ये कौन है? सी ट्यूइंग ने गुस्से से जियांग फी को दूर धकेलते हुए एरियल की तरफ इशारा किया। ये जियांग फी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सी ट्यूइंग मेटाह्यूमन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसलिए जियांग फी ना सिर्फ उसे एरियल की असली ओरिजिन्स के बारे में नहीं बता सकता था, बल्कि वो ये बहाना भी नहीं मार सकता था कि एरियल उसकी जूनियर है। हस्बैंड, क्या ये सी टाइंग है? ये बहुत प्यारी है। एरियल उनके पास आई। तुम कौन हो? साई ट्यूइंग साफ तौर पर एरियल को लेकर भड़की हुई थी। हस्बैंड, आप घर जाइए, हम बस थोड़ी बात करके आते हैं। एरियल ने जियांग फी को तसल्ली भरी नजर से देखा। इसे परेशान मत करना, जियांग फी ने पीछे से कहा। आखिर एरियल अपनी सोल एनर्जी से सी ट्यूइंग जैसी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्रेन वॉश करने के लिए काफी थी, लेकिन जियांग फी नहीं चाहता था कि सी ट्यूइंग को कोई चोट पहुंचे। टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। एरियल हंस पड़ी। मुझे परेशान करने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं इससे डरती हूं? मैं कॉम्बैट में एक्सपर्ट हूं। जियांग फी और एरियल को एक दूसरे की तरफ देखते हुए पाकर सी टाइंग का गुस्सा और भी भड़क गया। बदकिस्मती से उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कॉम्बैट स्किल्स एक लेवल 5 मेटाह्यूमन एरियल के सामने कुछ भी नहीं थीं। एरियल का प्रॉमिस पाकर जियांग फी ने वहां से खिसकने और घर भागने का फैसला किया। एक तरफ तो वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बेताब था, वहीं दूसरी तरफ उसे अच्छे से पता था कि वो एक साथ कई लड़कियों को हैंडल करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा जियांग फी को एरियल की कैपेबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता था। जब वो पहले इजाबेला से मिली थी तब उसने उसे भी कन्विंस कर लिया था, इसलिए सी टाइंग के साथ भी ऐसा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा हुआ मैंने सबसे पहले एरियल को रिवाइव करने का फैसला किया। बिल्डिंग के ऊपर जाते हुए जियांग फी ने सोचा। वो खुश था कि उसने पहले इसाबेला को रिवाइव नहीं किया, क्योंकि वो तो पक्का देखते ही सी टाइंग से तुरंत भिड़ जाती। घर लौटने के बाद जियांग फी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। शंग वन की असल में उसकी मां के साथ खाना बना रही थी, यहां तक कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो उस कोल्ड हार्टेड किलिंग मशीन से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे जियांग फी पहले से जानता था। मां, मैं आ गया, जियांग फी ने धीमे से आवाज लगाई। आह! उसकी मां पहले तो सुन रह गई। पलटने और पूरे 1 मिनट तक जियांग फी को घूरने के बाद ही वो होश में आई। छन उसके हाथ से चम्मच जमीन पर गिर पड़ा। नालायक लड़के, इतने दिनों से दूर रहने के बाद भी तूने घर पर कॉल क्यों नहीं किया? जियांग फी की मां किचन से बाहर दौड़ी आई और उसे गले से लगा लिया। जियांग फी उनके शरीर को कांपते हुए महसूस कर सकता था। सच में इस बार जियांग फी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहा था। इसके अलावा चाइना के ज्यादातर लोगों को मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री और यूरोप के नेवी फ्लीट्स के बारे में पता चल चुका था, जो चाइना के बॉर्डर्स के बाहर पेट्रोल कर रहे थे। पूरा चाइना होने वाली इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार था, इसलिए जियांग फी के पेरेंट्स उसकी सेफ्टी को लेकर और भी ज्यादा परेशान थे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे मास्टर की जगह बहुत सेफ है। शांग गुआंकी की तरफ देखते हुए जियांग फी ने अपनी मां को तसल्ली दी। शांग गुआंकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियांग फी के दरवाजे से अंदर आने से बहुत पहले ही उसे उसकी प्रेजेंस महसूस हो गई थी, इसलिए जब वो सामने आया तो उसे कोई खास हैरानी नहीं हुई। इतने दिनों से जियांग फी के घर में रहकर शांग गुआंकी सच में बहुत खुश थी।
जांग फे की माँ अपनी अडॉप्टेड डॉटर शंग वानकी की इतनी केयर करती थी कि शंग वानकी को वो क्लोजनेस महसूस हुई जो उसने पिछले 20 सालों में मिस की थी। वैसे तो शंग वानकी को जियांग फे की माँ के साथ रहते हुए 1 महीने से थोड़ा ही ज्यादा वक्त हुआ था, फिर भी वो एक कोल्ड हार्टेड किलिंग मशीन से एक खिलखिलाती यंग लेडी में सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सोरिंग क्लाउड सेक्ट ने शंग वानकी को नफरत और असैसिनेशन के जरिए एक किलिंग मशीन की ट्रेनिंग देने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगाया था, लेकिन जियांग फे की माँ ने सिर्फ 1 महीने में ही उसे एक नॉर्मल लड़की बना दिया था। कोई भी बता सकता था कि प्यार की ताकत हेट्रेड और असैसिनेशन के मुकाबले कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम फिर से चले जाओगे? खुद को संभालने के बाद जियांग फे की माँ ने पूछा। अभी तो बिल्कुल नहीं, जियांग फे ने कहा, क्योंकि उसे टियान्यू के एनर्जी ब्लॉक्स का वेट करना था, इसलिए उसने कुछ समय तक घर से बाहर न जाने का प्लान बनाया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, जियांग फे की माँ खुशी से बोल उठी। वैसे तो उन्हें पता था कि जियांग फे ग्रोथ के एक बहुत ही अलग रास्ते पर है, फिर भी वो अपने बेटे के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करना चाहती थीं। माँ, आप लिटिल फे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आज खाना मैं बनाऊंगी, शंग गुआनकी ने हंसते हुए कहा। यहाँ इतना टाइम गुजारने के बाद शंग गुआनकी इस घर में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। वो जियांग फे के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह मानती थी और जियांग फे को अपना छोटा भाई। ठीक है लिटिल फे, क्या तुम्हें पता है कि लिटिल क्यूई बहुत जल्दी सीखती है? अब उसकी कुकिंग स्किल्स तो मुझसे भी बेटर हैं। जियांग फे की माँ बिल्कुल नहीं बदली थीं। जियांग फे के घर आते ही उन्होंने अपनी अडॉप्टेड डॉटर की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। हे वो तो है, जियांग फे हंस पड़ा। एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से शांग गुआनकी की हैंड आई कोऑर्डिनेशन एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से बिल्कुल अलग थी। कुकिंग में उसकी पकड़ एक कंप्यूटर से भी ज्यादा प्रिसाइज थी। उसके लिए खाना बनाना बच्चों के खेल जैसा था। अरे, लिटिल यिंग अभी तक क्यों नहीं आई? थोड़ी देर जियांग फे से बात करने के बाद उसकी माँ ने पूछा। एक पल पहले वो अपनी अडॉप्टेड डॉटर की तारीफ कर रही थीं और अचानक उन्हें अपनी बहू की याद आ गई। वो थोड़ी देर में आ जाएगी, जियांग फे अजीब तरह से हंसा। सच बता, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? जियांग फे के चेहरे के भाव देखकर उसकी माँ को कुछ अजीब लगा। वो जैसे ही जियांग फे खुद को एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रहा था, तभी दरवाजा खुला। सी ट्यूइंग और आरियल अंदर आ गईं। हे लिटिल यिंग आ गई। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सी ट्यूइंग को देखकर जियांग फे की माँ खुशी से हंस पड़ी। क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? जियांग फे की माँ का ध्यान सी ट्यूइंग के पीछे खड़ी एरियल पर भी गया। हाय आंटी, एरियल ने रिस्पेक्ट के साथ जियांग फे की माँ को ग्रीट किया। हाँ, ये एरियल है, ये मेरी फ्रेंड है और आ फे की गर्लफ्रेंड्स में से एक है, जियांग फे को घूरते हुए सी ट्यूइंग ने कहा। लेकिन वो पहले जितनी गुस्से में नहीं लग रही थी। साफ था कि एरियल अपना काम करने में बहुत माहिर थी। अहम, जियांग फे ने अजीब तरह से खांसा। एक और गर्लफ्रेंड? जियांग फे की माँ सुन रह गईं और उसकी तरफ पलटीं। लिटिल फे, मुझे बता ये सब क्या चल रहा है? तू लिटिल यिंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये अपनी माँ का स्ट्रिक्ट लुक देखकर जियांग फे घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आंटी, नाटक मत कीजिए। आप उतनी गुस्से में लग भी नहीं रही हैं। आप तो पक्का अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होंगी, है ना? सी ट्यूइंग जियांग फे की माँ के बगल में बैठ गई और उनके हाथ से लिपट गई। वैसे तो सी टाइंग शिकायत कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा कम और लाड़ प्यार ज्यादा झलक रहा था। हाय, तुमने मुझे इतनी आसानी से पकड़ लिया? जियांग फे की माँ हैरान रह गईं। वो अब और सीरियस चेहरा नहीं बना सकीं। वैसे तो उन्हें लग रहा था कि जियांग फे ने सी ट्यूइंग के साथ कुछ गलत किया है, फिर भी वो इस बात से खुश थीं कि उनके बेटे को इतनी लड़कियां पसंद करती हैं। इसके अलावा क्योंकि सी ट्यूइंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी कि जियांग फे की कोई और गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए जियांग फे की माँ की टेंशन कम हो गई। लिटिल यिंग, तुम आज इतनी लेट क्यों आई? मैं ठीक उसी वक्त शंग गुआनकी ने किचन से अपना सिर बाहर निकाला। साथ में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद शंग गुआनकी और सी ट्यूइंग का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया था। लेकिन एरियल को देखकर वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट होने और असॉल्ट में स्किल्ड होने की वजह से शांग गुआनकी की सेंसिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग थी। वो जियांग फे जैसे पिनिकल लेवल 4 मेटा ह्यूमंस को फ्रंट डोर से अंदर आते ही डिटेक्ट कर सकती थी, लेकिन शांग गुआनकी सिर्फ सी ट्यूइंग की प्रेजेंस ही डिटेक्ट कर पाई थी। किचन से बाहर आने पर ही उसे एहसास हुआ कि एरियल भी वहां मौजूद थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये जैसे ही शांग गुआनकी को पता चला कि एरियल एक मेटा ह्यूमन है, उसने तुरंत जियांग फे की तरफ देखा। तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि ये एक लेवल 5 एक्सपर्ट हो सकती है। मैं जियांग फे की जूनियर हूं। एरियल ने खुद आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन दिया। जब वे नीचे थे तभी उसने साइड ट्यूइंग को मेटा ह्यूमंस के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। नहीं तो ऐसी बहुत सी बातें थीं जिन्हें क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ओह, शांग गुआनकी ने हामी भरते हुए सी ट्यूइंग से कहा। लिटिल यिंग, आकर किचन में मेरी हेल्प करो। ठीक है, मैं आ रही हूं। सी ट्यूइंग उठी और किचन में चली गई। क्या तुमने उसे मेटा ह्यूमंस के बारे में सब कुछ बता दिया है? सी ट्यूइंग के जाने के बाद जियांग फे ने एरियल से पूछा। हाँ, एरियल ने हामी भरी। फे, क्या ये भी तुम्हारी तरह? जियांग फे की माँ ने पूछा। हाँ, एरियल मेरी जूनियर है।
मेरी तरह इसके पास भी स्पेशल एबिलिटीज हैं। जियांग फे ने हाँ में सिर हिलाया। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, भले ही हमारे पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन हम नॉर्मल ह्यूमंस को परेशान करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, एरियल ने प्यार से कहा। जियांग फे ने पहले ही एरियल को बता दिया था कि कैसे एक बार उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लिया गया था, इसलिए एरियल समझ सकती थी कि उसके पेरेंट्स के मन में मेटा ह्यूमंस को लेकर डर क्यों था। इसी वजह से उसने जियांग फे की मां को खास तौर पर बताया कि उसके इरादे बिल्कुल नेक हैं। इसके अलावा वैसे तो एरियल जियांग फे के बहुत क्लोज थी, फिर भी उसे उसके पेरेंट्स के सामने उसे हस्बैंड बुलाने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने इसकी बजाय उसे अपना सीनियर कहकर बुलाया। ठीक है, आओ बैठो, सफ़र बहुत थका देने वाला रहा होगा। उनके रिलेशनशिप के बारे में सुनकर जियांग फे की मां ने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही मान लिया। इसके अलावा सी ट्यूइंग ने भी एरियल को जियांग फे के बहुत क्लोज बताया था, इसलिए एक मेटा ह्यूमन होने के बावजूद उन्होंने एरियल को किसी आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं किया। उसी वक्त शांग गुआंकी और सी टांग ने खाना बनाते हुए प्राइवेट में बातें करना शुरू कर दिया। लिटिल यिंग, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि जियांग फे की और भी औरतें हैं? शांग गुआंकी ने पूछा। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मैं तो बस उस पर दिल हारने के लिए खुद को ही ब्लेम कर सकती हूँ। सी टांग ने एक ठंडी सांस ली। एक औरत होने के नाते सी ट्यूइंग को यह जानकर सच में बहुत जेलसी हुई थी कि जियांग फे के आसपास और भी औरतें हैं, लेकिन वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाई, इसलिए वो सिर्फ इस सच को एक्सेप्ट ही कर सकती थी। तो तुम मेटा ह्यूमंस के बारे में जानती हो? सी ट्यूइंग की बात सुनकर शांग गुआंकी को तुरंत कुछ समझ आया। हाँ, अब मुझे सब पता है। वैसे तुम भी तो एक मेटा ह्यूमन हो, है ना? सी टांग ने पूछा। हाँ, मैं हूं, लेकिन मैं इसकी बजाय एक नॉर्मल ह्यूमन बनना ज्यादा पसंद करूंगी। शांग गुआंकी ने गहरी सांस ली। जब वो अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों को पीछे मुड़कर देखती थी तो वो सच में चाहती थी कि काश वो एक नॉर्मल लड़की होती जिसके पेरेंट्स उसकी देखभाल करते। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी लकी हो, मुझे तुम जैसे लोगों से बहुत जलन होती है, सी टांग ने ईमानदारी से कहा। अगर तुम सच में पावर्स हासिल करना चाहती हो तो तुम जियांग फे से अपने टैलेंट्स टेस्ट करवा सकती हो। अगर तुम्हारे टैलेंट्स अच्छे हुए और तुमने कुछ दशकों तक हार्ड वर्क किया तो तुम लेवल 2 तक पहुंच सकती हो, शांग गुआंकी ने कहा। क्योंकि साई ट्यूइंग की उम्र पहले ही काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए अगर उसके पास नेचुरल टैलेंट्स नहीं हुए तो उसके लिए स्ट्रांग बनना बहुत मुश्किल होगा। लेवल 2? क्या ये स्ट्रांग होता है? सी ट्यूइंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा। आखिर उसने अभी तो मेटा ह्यूमंस के बारे में जाना था, इसलिए उसके मन में अभी भी उन्हें लेकर एक स्ट्रांग क्यूरियोसिटी थी। बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तुम 10 स्पेशल सोल्जर्स से भी अकेले लड़ सकती हो। शांग गुआंकी हंस पड़ी। ये तो अमेजिंग है, और तुम्हारा क्या? सी टांग ने पूछा। मैं बिगिनर लेवल 4 हूं, शांग गुआंकी ने ईमानदारी से कहा। लेवल 2 के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? साई ट्यूइंग ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं कुछ 10,000 लेवल 2 मेटा ह्यूमन से अकेले लड़ सकती हूं, शांग गुआंकी हंसी। इतना बड़ा डिफरेंस? सी टांग ने उदास होकर कहा। आखिर अगर उसे दशकों तक ट्रेन करना पड़े और फिर भी वो शांग गुआंकी के आसपास भी ना पहुंच पाए तो ट्रेनिंग करने का कोई फायदा ही नहीं था। सबसे मेन फैक्टर यह है कि तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुमने ट्रेनिंग की गोल्डन एज को मिस कर दिया है। लेकिन अगर तुम इस बारे में जियांग फे से पूछोगी तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि उसके मास्टर एक लेवल 5 एक्सपर्ट हैं, शांग गुआंकी ने कुछ सोचने के बाद कहा। लेवल 5? वो कितना स्ट्रांग होता है? सी ट्यूइंग हैरान लग रही थी। लेवल 5 सबसे स्ट्रांगेस्ट नोन लेवल है, मैं सच में इसे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन वे एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बिल्कुल सेंटर में होने के बावजूद जिंदा रह सकते हैं। बाकी तुम खुद ही हिसाब लगा लो, शांग गुआंकी ने कहा और हंसने लगी। क्या वो इंसान भी होते हैं? लेवल 5 एक्सपर्ट्स को लेकर शांग गुआंकी की बातें सुनकर सी ट्यूइंग पूरी तरह से शॉक्ड रह गई थी। शायद वे अभी भी इंसान ही हैं, पर वे ज्यादातर लिविंग गॉड्स की तरह होते हैं। शांग गुआंकी भी लेवल 5 एक्सपर्ट्स को लेकर उतनी ही अमेज्ड थी। ठीक है, तुम रुको, मैं पक्का जियांग फे से इसके बारे में पूछूंगी। हम्फ, उसकी मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतें ढूंढने की हिम्मत कैसे हुई? उसे मुझे कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा, सी टांग ने मुंह फुलाते हुए कहा। सच कहूं तो सी ट्यूइंग ने जियांग फे के मल्टीपल वुमेन वाले बिहेवियर को काफी हद तक अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से एक्सेप्ट किया था। उसका पिता कोई लॉयल इंसान नहीं था, गैंगस्टर्स के एक ग्रुप का हेड होने के नाते उसके पिता के दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स थे। गैंगस्टर्स की दुनिया में ये एक ओपन सीक्रेट था। साई ट्यूइंग और उसकी मां दोनों को इस बारे में पता था, लेकिन एक गैंगस्टर की पत्नी होने के नाते साई ट्यूइंग की मां सिर्फ इन सब को अनदेखा कर सकती थीं। अगर वो इस बात का तमाशा बनाती तो इससे सिर्फ उन दूसरी औरतों का ही फायदा होता जो उनके पति के आसपास रहती थीं। अपने फैमिली बैकग्राउंड के नेचर की वजह से सी ट्यूइंग सबकॉन्शियसली उन पावरफुल आदमियों को एक्सेप्ट कर लेती थी जिनकी जिंदगी में एक से ज्यादा औरतें होती थीं। इसलिए आज जब उसने जियांग फे को एरियल के साथ देखा तो उसने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखा, भले ही अंदर उसे बहुत जेलसी हो रही थी। उसके ऊपर से एरियल कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छी थी, इसलिए दोनों लड़कियां बहुत जल्दी एक कंसेंसस पर पहुंच गई थीं। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, शांग गुआंकी ने एक ठंडी सांस ली। आखिर शांग गुआंकी ने सी टांग के साथ ज्यादा वक्त बिताया था और इसलिए वो उसी की साइड ले रही थी। थोड़ी देर बाद जियांग फे के पिता काम से वापस लौट आए।
पूरी फैमिली एक रियूनियन डिनर के लिए साथ बैठ गई। जियांग फे का घर में एक और लड़की को ले आना उसके पिता को कुछ खास पसंद नहीं आया था। फिर भी उन्होंने इस बात का कोई तमाशा नहीं बनाया। जियांग फे की भी इस टॉपिक को छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई। शाम को सोने के वक्त एरियल जियांग फे के ही रूम में सोना चाहती थी, लेकिन शांगवानकी ने अपनी बड़ी बहन वाली स्टेटस का फायदा उठाते हुए उसे रोक दिया। आखिर में सी टाइंग भी वहीं रुक गई। शांगवानकी उन दोनों को खींचकर अपने रूम में ले गई। लिटिल फे, तुम अब बड़े हो गए हो। ऊपर से तुम्हारा रास्ता हम बाकी ह्यूमंस जैसा नहीं है। मैं अब तुम्हें और कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी होने के नाते तुम्हें अपने आसपास के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लिटिल यिंग का दिल दुखाओ। अपने रूम में जाने से पहले जियांग फे के पिता ने कहा। मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं था। जियांग फे ने लंबी सांस ली। 0541 के प्लान के हिसाब से म्यूटेंट आर्मीज की भीड़ से लड़ने के लिए जियांग फे को गेम से भारी नंबर्स में औरतों को रिवाइव करना था। वो सोच भी नहीं सकता था कि तब हालात कितने मैसी हो जाएंगे। लेकिन जियांग फे ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो अपने सबसे क्लोज रहने वाली लड़कियों को कोई चोट नहीं पहुंचने देगा। भले ही वो उन लड़कियों को प्रोटेक्ट ना कर पाए जो इन्फैचुएटेड स्टेट में उससे चिपकी रहती थीं, पर वो उन औरतों की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करेगा जिनकी वो सबसे ज्यादा केयर करता था। अपने रूम में लौटने के बाद जियांग फे ने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर गेम में एंटर कर गया। जब जियांग फे ने गेम में लॉग इन किया तो वो डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में था। क्योंकि आज के लिए उसके पास कोई मैचेस नहीं थे, इसलिए जियांग फे ने नेफिलिम किंग से मिला मेन स्टोरीलाइन क्वेस्ट पूरा करने का फैसला किया। फ्रंटलाइन कमांडर इवान अभी भी कमांडर्स हॉल में सैंड टेबल के सामने खड़ा था। फ्रिट्स और हाइंस दोनों फ्रंटलाइन कैंप्स की तरफ जा चुके थे। फ्रंटलाइन कमांडर इवान, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? जियांग फे ने पूछा। अच्छा, तो हिज मैजेस्टी ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। ये तो बहुत बढ़िया है। जियांग फे को देखकर इवान मुस्कुराया। डिंग, क्वेस्ट कंप्लीटेड। सिस्टम नोटिफिकेशन के साथ कुछ गोल्ड कॉइन्स और थोड़े से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने पर भी जियांग फे को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो तो इवान से आगे के क्वेस्ट के बारे में जानने के लिए बेताब था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जियांग फे ने पूछा। मुझे असल में एक चीज में तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे तुम अकेले पूरा कर सको। इवान ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जियांग फे ने पूछा। तुम्हें एक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, इवान ने बताया। डिंग, क्वेस्ट रिन्यूड। प्लीज फॉर्म अ ग्रुप विथ 200 प्लेयर्स एंड रिपोर्ट टू फ्रंटलाइन कमांडर आइवन। ओ, तो ये एक ग्रुप क्वेस्ट है। जियांग फे पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि चक्कर क्या है। गेम में कुछ क्वेस्ट्स के लिए ग्रुप पार्टिसिपेशन जरूरी होता था। कोई प्लेयर चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक अकेला इंसान ग्रुप क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इस रिजिड रूल का मतलब था कि जियांग फे के पास लेडी कैसनोवा से बात करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। एम्पीरियल ड्रैगन में पैसों से जुड़ी हर चीज रोजेट रोज के अंडर आती थी, जबकि बैटल में मैन पावर से जुड़ी सारी जिम्मेदारी लेडी कैसनोवा की थी। 200 पीवीपी या पीवीई। एक्टिंग गिल्ड मास्टर होने के नाते लेडी कैसनोवा जाहिर तौर पर जियांग फे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जियांग फे ने कहा। सच कहूं तो उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसके 200 प्लेयर्स वाले ग्रुप के बाकी मेंबर्स कौन होंगे। आखिर उसे पहले ही अकेले लड़ने की आदत पड़ चुकी थी। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों के सेटअप्स बिल्कुल अलग होते हैं, लेडी कैसनोवा ने सीरियसली कहा। तो फिर पीवीपी के साथ चलते हैं, उसके चांसेस ज्यादा हैं, जियांग फे ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। आखिर ये एक बैटल रिलेटेड क्वेस्ट था और ऊपर से एक मेन स्टोरी लाइन क्वेस्ट भी था, इसलिए जियांग फे ने अंदाजा लगाया कि इसमें लाइट फैक्शन के प्लेयर्स भी शामिल हो सकते हैं। मैं बिली बॉय को बाकियों के साथ भेज दूंगी, लेडी कैसनोवा ने कहा। एम्पीरियल ड्रैगन बहुत पहले ही 5 लाख से ज्यादा प्लेयर्स वाला एक सुपर गिल्ड बन चुका था। 200 एलीट प्लेयर्स को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लगभग 10 मिनट बाद बिली बॉय और 240 दूसरे प्लेयर्स जियांग फे को ढूंढते हुए आ गए। तुम इतने सारे प्लेयर्स क्यों ले आए? जियांग फे ने देखा कि बिली बॉय जरूरत से कहीं ज्यादा प्लेयर्स ले आया था। रिप्लेसमेंट्स, बिली बॉय ने सीधी तरह से कहा। लंबे समय से गिल्ड एक्टिविटीज लीड करने की वजह से बिली बॉय जानता था कि इमरजेंसी के लिए पीवीई और पीवीपी दोनों एक्टिविटीज में काफी रिप्लेसमेंट्स की जरूरत होती है। कभी कभी दुश्मनों के ओवरपावरिंग ग्रुप डायनामिक्स की वजह से उन्हें अपना सेटअप भी बदलना पड़ता था। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, बस हमारा 200 लोगों का एक ग्रुप बना दो। एक नया ग्रुप क्रिएट करते हुए और उसमें बिली बॉय को ऐड करते हुए जियांग फे ने कहा। बाकियों को तुम रिक्रूट कर लो। जियांग फे ने बिली बॉय को रिक्रूटिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे दिए। फिर उसने प्लेयर्स के ग्रुप पर नजर दौड़ाई। 7 स्टार्स वॉरियर कहाँ है? आज उसका एक मैच है, लिटिल रेन ने जवाब दिया। जब से उसने बिली बॉय को ज्वाइन किया था, लिटिल रेन पूरी तरह से पीवीपी की दुनिया में घुस चुका था। वो अपने सील कर स्पेल और जियांग फे से मिली रिंग ऑफ डेसिमेशन की मदद से ग्रुप बैटल्स में दूसरे प्लेयर्स को मारने में लगा हुआ था। ओ, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है? जियांग फे ने क्यूरियोसिटी से पूछा। वैसे तो जियांग फे भी कंपटीशन में था, पर उसने कभी 7 स्टार्स वॉरियर को एक्शन में नहीं देखा था। वो अच्छा कर रहा है। उन पागल प्लेयर्स के खिलाफ लड़ने को छोड़कर वो 90% मैचेस जीत ही जाता है। वो आराम से सेकेंड राउंड में पहुंच जाएगा, लिटिल रेन ने कहा।
लिटिल रेन जिन पागल प्लेयर्स की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कॉल्ड्रंस ऑफ द एंशिएंट किंगडम वाले प्लेयर्स थे। बिना कॉल्ड्रंस वाले लोगों के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स में 1 लाख एडिशनल पॉइंट्स वाले ये प्लेयर्स किसी बग जैसे ही थे। लिटिल रेन से थोड़ी और देर बात करने के बाद बिली बॉय का ग्रुप बनाने का काम पूरा हो गया। बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने, तुम सबका लेवल बहुत जल्दी अप हो गया। ग्रुप में प्लेयर्स के लेवल्स देखकर जियांग फे हैरान रह गया। जियांग फे के अलावा ग्रुप में सबसे हाई लेवल सील कर्स मैजिशियन लिटिल रेन का था जो लेवल 72 पर था। बाकी सब मोटे तौर पर लेवल 67 या लेवल 68 पर थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सब पीवीपी ग्रुप का हिस्सा हैं। अगर ये पीवीई ग्रुप होता तो ज्यादातर प्लेयर्स पहले ही लेवल 69 पर होते। बिली बॉय ने हंसते हुए कहा, वैसे तो पीवीपी प्लेयर्स ऑपोजिट फैक्शन के दूसरे प्लेयर्स को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा सकते थे, लेकिन प्लेयर्स को मारना मॉन्स्टर्स को मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल था, इसलिए लेवलिंग की प्रोग्रेस काफी स्लो थी। बिली बॉय से थोड़ी और बात करने के बाद जियांग फे को पता चला कि फैक्शन रीजन में प्लेयर्स ने कितनी तेजी से लेवल अप किया था। ज्यादातर प्लेयर्स पहले ही लेवल 63 के एवरेज तक पहुंच चुके थे। बिली बॉय जिन प्लेयर्स को साथ लाया था वो बिल्कुल क्रीम ऑफ द क्रॉप थे, इसलिए जाहिर सी बात थी कि उनके लेवल्स बाकियों से ज्यादा थे। हम जंग के दिन के करीब पहुंच रहे हैं। जियांग फे ने खुद से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जब उसने अंडरग्राउंड बेस पर हमला किया था तब 0541 ने गेम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी। जियांग फे को पता चल गया था कि जैसे ही प्लेयर्स का एवरेज लेवल 65 तक पहुंचेगा, लाइट और डार्क फैक्शंस के बीच की बैटल कोई स्मॉल स्केल बैटल नहीं रह जाएगी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जंग में बदल जाएगी। ग्रुप पूरी तरह से बन जाने के बाद जियांग फे और उसके साथी कमांडर्स हॉल के पास आए। फ्रंटलाइन कमांडर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही लोगों को इकट्ठा कर लिया है, जियांग फे ने ईवान से कहा। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि तुम हिज मैजेस्टी के चुने हुए एक बेहतरीन नौजवान हो। तुम सच में बहुत एफिशिएंट हो, ईवान ने खुशी से कहा। फिर उसने आगे पूछा, क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं, जियांग फे ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर तुम लोग निकलो। क्वेस्ट के लिए तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है ये तुम्हें कोई और बताएगा, हाथ हिलाते हुए ईवान ने कहा। जियांग फे और उसके ग्रुप के प्लेयर्स तुरंत एक नए मैप पर टेलीपोर्ट हो गए। डिंग, मैप चेंज्ड। ये कौन सी जगह है? लिटिल रेन ने पूछा। मुझे पक्का नहीं पता, जियांग फे ने चारों तरफ देखा। वहां बहुत अंधेरा था और 50 मीटर से भी कम दूरी तक दिखाई दे रहा था। आसमान भी उतना ही काला लग रहा था, जिसका मतलब था कि उनमें से कोई भी आसपास की चीजों को साफ नहीं देख पा रहा था। बैंडिट्स जमीन पर तलाश करो, बिली बॉय ने इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया। बहुत जल्द 10 से ज्यादा बैंडिट्स अलग अलग बन गए और स्टेल्थ मोड में एंटर करके अलग अलग डायरेक्शंस में ढूंढने लगे। मैं आसमान से चेक करता हूं, अपनी माउंट को समन करने की कोशिश करते हुए जियांग फे ने कहा। लेकिन जियांग फे अपनी मर्जी से अपनी माउंट को समन नहीं कर पाया क्योंकि एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसके समनिंग एक्शन को बीच में ही रोक दिया। डिंग, दिस इज एन इंडोर मैप, यू मे नॉट समन योर माउंट। इंडोर? ये घर कितना बड़ा है? जियांग फे ने आसपास देखा। उसे एहसास हुआ कि ठीक से दिखाई न देने के बावजूद 50 मीटर के रेडियस में उनका रास्ता रोकने वाली कोई दीवार नहीं थी। इंडोर मैप्स सिर्फ बनी हुई बिल्डिंग्स तक लिमिटेड नहीं होते, कुछ अंडरग्राउंड लोकेशंस को भी इंडोर मैप्स माना जाता है। उन दोनों में ही माउंट्स को समन करने पर पाबंदी होती है, बिली बॉय ने समझाया। अच्छा ऐसा है, हामी भरते हुए जियांग फे ने अकाजिरिस को समन किया। आह मास्टर, छोटे से काले घर में जियांग फे के उसे लॉक करने की वजह से अकाजिरिस थोड़ी नाखुश लग रही थी। डैम, गिल्ड मास्टर, अब आपके पास एक और लड़की आ गई? लिटिल रेन और उसके आसपास के बाकी लोग हैरान रह गए। जियांग फे जहां भी जाता था इजाबेला को अपने साथ ले जाता था। हर किसी को जियांग फे की ह्यूमन फॉर्म पेट ड्रैगन की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन किसी ने भी बहुत लंबे समय से इजाबेला को नहीं देखा था और वो उसे मिस करने लगे थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जियांग फे अपने साथ एक नई लड़की को लाएगा। मुझसे इसके बारे में मत पूछो, जियांग फे ने अपना हाथ हिलाया। वो इजाबेला के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। भले ही वो उसे रेजरेक्ट कर सकता था, फिर भी वो इस बात से परेशान था कि वो उसके लिए मर गई थी। वैसे तो बिली बॉय जैसे लोग क्यूरियस थे, लेकिन जियांग फे के चेहरे के हाव भाव देखकर उनकी आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। हर कोई वो काम करने लगा जो उन्हें करना था। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? जियांग फे ने अकाजिरिस से पूछा। आसपास का नज़ारा देखकर तो ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड की आउटर लेयर लग रही है। आखिर अकाजिरिस गेम की एक नेटिव थी। गेम की दुनिया के बारे में उसकी समझ बाकी सारे प्लेयर्स से कहीं बेहतर थी। अंडरग्राउंड वर्ल्ड, आउटर लेयर? जियांग फे सुन रह गया। हाँ, दुनिया की सरफेस के अलावा अंडरग्राउंड में एक और दुनिया है, लेकिन अंडरग्राउंड वर्ल्ड अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे बाहर वाली लेयर आउटर लेयर है, उसके बाद इनर लेयर और आखिर में अबिस, अकाजिरिस ने समझाया। अच्छा, जियांग फे अबिस के बारे में अच्छे से जानता था। वहीं पर नेफिलीम का मैं कैंप था, वो अक्सर अबिस में जाता भी रहता था। वैसे तो अकाजिरिस जानती थी कि वे अंडरग्राउंड वर्ल्ड की आउटर लेयर में हैं, फिर भी उसे पक्का नहीं पता था कि वे असल में कहाँ हैं। आखिर अंडरग्राउंड वर्ल्ड बहुत बड़ा था, आसपास कोई ऑब्वियस लैंडमार्क या बिल्डिंग भी नहीं थी, इसलिए उनके लिए अपनी लोकेशन का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। बहुत जल्द जो बैंडिट्स आसपास देखने गए थे वो कुछ न्यूज़ लेकर वापस आ गए।
जियांग फे और बाकी सब एक ऐसी जगह पर थे जो किसी बड़े अंडरग्राउंड हॉल जैसी लग रही थी और उसका सिर्फ एक ही एग्जिट था। ये तो बढ़िया है, हमें और टाइम या एफर्ट वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये न्यूज़ सुनकर जियांग फे ने अपने हाथ नीचे कर लिए। अगर एक से ज़्यादा एग्जिट होते तो जियांग फे और बाकी लोगों को ये डिसाइड करने में बहुत ट्रबल होती कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि कोई क्वेस्ट हिंट्स नहीं थे। अब क्योंकि जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इसलिए जियांग फे के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सारे बैंडिट्स के वापस आने के बाद जियांग फे और बाकी सब उस इकलौते रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस बड़े से हॉल के मुकाबले वो रास्ता बहुत संकरा था, फिर भी वो जियांग फे और उसके ग्रुप के लिए काफ़ी चौड़ा था। वो रास्ता लगभग कुछ मीटर्स चौड़ा और 7 से 8 मीटर्स ऊंचा था। वे उस कभी न खत्म होने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते गए जो घुमावदार था। क्योंकि आगे रास्ता दिखाने के लिए बैंडिट्स चल रहे थे, इसलिए जियांग फे और बाकी लोग स्मूथली आगे बढ़ पा रहे थे। लेकिन ये पीसफुल सफ़र ज़्यादा देर नहीं टिका। डिंग, योर ग्रुप मेंबर लेजर मंकी हैज़ डाइड। इस अचानक आए सिस्टम नोटिफिकेशन ने जियांग फे और बाकी सबको हैरान कर दिया। क्या हुआ मंकी? बिली बॉय ने ग्रुप चैनल में पूछा। ये प्लेयर्स के लिए एक एडवांटेज था क्योंकि मरने के बावजूद वे आपस में बात कर सकते थे। मुझे नहीं पता, मैं बिना किसी वार्निंग के मर गया। बैटल रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं दिखा। लीजर मंकी भी उतना ही कंफ्यूज लग रहा था। बहुत जल्द जियांग फे और बाकी सब वहां पहुंच गए जहां लीजर मंकी की लाश पड़ी थी। मैजिशियन इल्यूमिनेट इस्तेमाल करो, क्लैरिक इसे रेजरेक्ट करो, बाकी सब अलर्ट रहो। आखिर बिली बॉय बहुत एक्सपीरियंस्ड था। उसने तुरंत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। शफल। एक तेज रोशनी उठी और उसने लेजर मंकी की लाश के आसपास के एरिया को रोशन कर दिया। बिली बॉय और बाकी लोगों ने पहले इल्यूमिनेट इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि उन्हें दुश्मनों की नज़र में आने का डर था। लेकिन अब जब उन पर हमला हो चुका था तो इसका मतलब था कि उनके ग्रुप की लोकेशन पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी। इसलिए अगर वे एरिया को रोशन कर लेते तो खुद को डिफेंड करना ज़्यादा आसान होता। इल्यूमिनेट की वजह से आसपास रोशनी फैलते ही सारे प्लेयर्स अलर्ट हो गए। लेजर मंकी को रिवाइव करने के इंचार्ज क्लैरिक ने अपना काम शुरू कर दिया। रेजरेक्शन एक बहुत ही एडवांस्ड स्किल थी। वैसे तो इसे सील कर स्पेल्स जैसी अल्टीमेट स्किल बुक से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन बहुत कम लकी हीलिंग प्रोफेशंस ही इस स्किल को सीख पाते थे। रेजरेक्शन का कास्टिंग टाइम काफ़ी लंबा था, जो लगभग 1 मिनट का था। बैटल की स्टेट में शायद ही कोई क्लैरिक खुद को डिफेंड करना छोड़कर इस स्पेल का इस्तेमाल करता। इसलिए इस तरह की स्किल नॉर्मली बैटल खत्म होने के बाद ही इस्तेमाल की जाती थी। ये क्या है? जैसे ही क्लैरिक ने लेजर मंकी को रेजरेक्ट किया, एक बहुत ऑब्जर्वेंट फीमेल बैंडिट को जमीन पर एक सुई दिखी। नोम स्पाइक। अकतसीरिस ने तुरंत उस आइटम को पहचान लिया। क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? जियांग फे बहुत खुश हुआ। उसे अच्छा लगा कि वो अपने साथ किसी नेटिव को लेकर आया था। हाँ, ये आइटम एंशिएंट ग्नोम किंगडम का है। ये एक बहुत पावरफुल ट्रैप सेटअप है। हो सकता है कि ये डूबे हुए नोम कासल्स में से कोई एक हो, अकतसीरिस ने बताया। ट्रैप? बैंडिट्स आगे बढ़ते हुए ध्यान रखना, ट्रैप से बचकर रहना, बिली बॉय ने ऑर्डर दिया। इसका कोई फायदा नहीं है। ग्नोम के ट्रैप्स बहुत बारीकी से बनाए जाते हैं। नॉर्मल बैंडिट्स ना तो उन्हें ढूंढ पाएंगे और ना ही अनलॉक कर पाएंगे। अकतसीरिस ने अपना सिर हिलाया। वैसे तो बैंडिट्स के पास ट्रैप्स अनलॉक करने की स्किल थी और ट्रैप्स में फंसने के उनके चांसेस भी कम थे, लेकिन वे जिनोम की टेक्नोलॉजी के आगे बेबस थे। इन ट्रैप्स से बचने का इकलौता तरीका अपनी जान कुर्बान करना ही था। तो फिर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। मंकी और तुम बाकी सब, अब हमें तुम पर ही भरोसा है। अकतसीरिस की बात सुनने के बाद बिली बॉय ने कहा। टेंशन मत लो, सिर्फ मरना ही तो है। हमें ऐसे ही हीरोज नहीं कहा जाता, लेजर मंकी ने मजाक में कहा। वैसे तो लेजर मंकी को अभी अभी रेजरेक्ट किया गया था, लेकिन वो एक ह्यूमन रेडार बनने के आइडिया के खिलाफ नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फैक्शन रीजन में था, जिसका मतलब था कि मरने पर उसके कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम नहीं होंगे। इसके अलावा क्योंकि आसपास कोई दुश्मन नहीं थे, इसलिए उसे बस अपने गिराए गए इक्विपमेंट और आइटम्स उठाने थे। देखा जाए तो कोई खास नुकसान नहीं था। उसे सिर्फ एक ही बात से चिढ़ हो रही थी कि उसे हर कुछ मिनट में मरना पड़ेगा। बहुत जल्द लीजर मंकी के लीड करने के साथ 8 बैंडिट्स ने ग्रुप के आगे ढूंढना शुरू कर दिया। जियांग फे और बाकी सब 30 मीटर का गैप रखकर उनके पीछे चलने लगे। आह, मैं मर गया। क्लेरिक मुझे बचाओ। आह, मैं भी मर गया, मुझे भी बचाओ। आपको परेशान करने के लिए सॉरी सिस्टर क्लेरिक, मैं फिर से मर गया। लीजर मंकी की पहली मौत के बाद से ऐसा लग रहा था जैसे जियांग फे और बाकी सब एक ट्रैप जोन में आ गए थे। हर कुछ कदमों पर उनके लिए एक ट्रैप बिछा हुआ था। इनमें से ज्यादातर ट्रैप्स को बैंडिट्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। जो थोड़े बहुत ट्रैप्स वो आइडेंटिफाई कर पाते थे, उन्हें भी लीजर मंकी जैसे बैंडिट्स के पास डिसमेंटल करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए इन ट्रैप से निपटने का इकलौता तरीका अपने ही प्लेयर्स की जान कुर्बान करना था। मौत और रेजरेक्शन का ये साइकिल बार बार चलता रहा। एवरेज देखा जाए तो उनमें से हर कोई कम से कम 30 बार मरा था। उनमें से ज्यादातर लोग मरने को लेकर सुन्न हो चुके थे। आखिरकार उन्होंने मदद के लिए पुकारना ही छोड़ दिया। जो लोग मर जाते वो बस चुपचाप वहीं पड़े रहते जब तक कि क्लैरिक्स आकर उन सबको रेजरेक्ट नहीं कर देते। ये ट्रैप एरिया कितना बड़ा है? लगभग 2 घंटे बाद जियांग फे इम्पेशेंट होने लगा था। वैसे तो बैंडिट्स और क्लैरिक्स ही ज्यादातर टाइम बिजी थे, फिर भी आगे बढ़ने की स्पीड बहुत स्लो थी। 2 घंटे बाद भी जियांग फे और बाकी सब ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे।
मुझे कोई आइडिया नहीं है। आह, मैं फिर से मर गया। अचानक कहीं से आई एक आग की बॉल का शिकार होते ही लेजर मंकी चिल्लाया, इसे रेजरेक्ट करो। जियांग फेई ने अपनी आंखें घुमाई। वैसे तो वो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बैंडिट्स और क्लेरिक्स के लिए बहुत बोरिंग हो चुका था। खास तौर पर बैंडिट्स को बहुत बड़े मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ रहा था। और आधे घंटे बाद जियांग फेई का अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। उसे उन बैंडिट्स के लिए बुरा लग रहा था जो 50 से भी ज्यादा बार मर चुके थे। रोजेट रोज से कहना कि वो इन बैंडिट्स को इस मेंटल टॉर्चर से गुजरने के लिए कॉम्पनसेट करे। जियांग फे ने मुड़कर बिली बॉय से कहा, बिग बॉस की जय हो। कॉम्पनसेशन की बात सुनते ही लेजर मंकी उछल पड़ा। वो जानता था कि एम्पीरियल ड्रैगन बहुत अमीर है और इसके अलावा जियांग फे अपने कमाए या खर्च किए गए पैसों की कुछ खास परवाह नहीं करता था। इसलिए वो अपने गिल्ड मेंबर्स को बहुत जेनरसली ट्रीट करता था। वो जो भी कॉम्पनसेशन देता था वो एक बहुत बड़ी रकम होती थी। जहां एक तरफ लेजर मंकी खुशी से पागल हो रहा था, वहीं ग्रुप के बाकी लोगों पर एक बड़ी आफत आने वाली थी। लेजर मंकी के कूदने से शायद कोई ट्रैपडोर ट्रिगर हो गया था। उसके बाद छत गिरने लगी। पलक झपकते ही 8 बैंडिट्स गिरती हुई छत के नीचे दबकर मर गए। डैम! कमीने बंदर, मुझसे दूर रह। जब बैंडिट्स क्लैरिक्स के उन्हें रेजरेक्ट करने का वेट कर रहे थे तब उन्होंने ग्रुप चैनल में लीजर मंकी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। कुछ मिनटों बाद सारे बैंडिट्स रेजरेक्ट हो गए। फिर उन्होंने दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया। शायद वो गिरती हुई छत आखिरी डिफेंसिव ट्रैप थी। बैंडिट्स के रेजरेक्शन के बाद उनमें से किसी को भी कोई और ट्रैप नहीं मिला। क्या ये आखिरकार खत्म हो गया? जियांग फेई ने चैन की सांस ली। 1000 मीटर से भी कम के उस सफर को पूरा करने में उन्हें 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। वैसे तो आगे का रास्ता अभी भी काफी घुमावदार था, लेकिन अब उनके रास्ते में कोई ट्रैप्स नहीं थे। जियांग फेई और बाकी सब अब कहीं ज्यादा तेज स्पीड से आगे बढ़ने लगे। 15 मिनट बाद जियांग फेई और उसका ग्रुप आखिरकार उस रास्ते से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ी खुली जगह में आ गए। डैम! ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड नहीं है। ये तो सरफेस वाली दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आसपास देखते हुए बिली बॉय ने हैरानी से कहा। जियांग फेई और बाकी सब एक बहुत बड़ी खाली जगह में थे। उनके आसपास की जगह का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। भले ही वहां अभी भी एक छत थी, पर वो उनके ऊपर सैकड़ों मीटर्स की ऊंचाई पर थी। उस छत पर अनगिनत ब्लू क्रिस्टल्स लगे हुए थे, जिनसे टकराकर आने वाली रोशनी उस पूरी जगह को जगमगा रही थी। न सिर्फ वो जगह बहुत चौड़ी थी, बल्कि जमीन पर प्लांट्स और एनिमल्स भी थे। वैसे तो इन प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज सरफेस वालों से अलग थीं, फिर भी उन्होंने उस जगह को काफी जिंदादिल बना दिया था। बैंडिट्स अलग अलग हो जाओ, बिली बॉय ने ऑर्डर दिया। क्योंकि अब वे किसी संकरी जगह में नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने सर्च जोन को चौड़ा करना था। इसी वजह से बैंडिट्स का काम अब कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। बहुत चलने के बाद जियांग फेई और बाकी लोगों को आधे घंटे बाद आखिरकार कुछ नया मिला। गिल्ड मास्टर, यहाँ एक मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी है, एक बैंडिट ने ग्रुप चैनल में चिल्लाकर कहा। यहाँ कोई है। जियांग फेई सुनने रह गया। फिर वो खुशी से झूम उठा। उन्हें आखिरकार कोई जिंदा इंसान मिल ही गया था। ये बूढ़ा आदमी ही पक्का उनके क्वेस्ट को आगे बढ़ाने का इंचार्ज होगा। बहुत जल्द जियांग फेई और बाकी सब उस बूढ़े आदमी के सामने पहुंच गए। लॉस्ट ओल्ड मैन, ह्यूमन रेस एलीट लेवल, 70 हेल्थ पॉइंट्स, 100% रिमार्क, अ डिस्गाइज्ड स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर। वैसे तो वो दूसरों को एक मिस्टीरियस बूढ़ा आदमी लग रहा था और कुछ ऐसा बड़बड़ा रहा था जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पहले वाले बैंडिट के उससे बात करने की कोशिश करने पर भी उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस मिस्टीरियस रिंग की वजह से जियांग फेई उस बूढ़े आदमी की असली आइडेंटिटी का पता लगाने में कामयाब रहा। अकदजीरस, इससे बात करो। वैसे तो नेफिलिम रेस में जियांग फेई की पोजीशन बहुत हाई थी, लेकिन उसके सामने खड़ा शख्स सिर्फ एक स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर था। भले ही वे दोनों डार्क फैक्शन से थे, फिर भी उनके लेवल्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। इसलिए अगर जियांग फेई उसके पास जाता भी तो वो स्पेक्टर उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन अकदजीरिस के होने से चीजें आसान हो गई थीं। भले ही वो स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर अकदजीरिस को नेफिलिम रेस की थर्ड प्रिंसेस के तौर पर नहीं पहचान पाता, पर अकदजीरिस का नेफिलिम रेस का होना ही काफी था। स्पेक्टर, क्या तुम यहाँ हमें रिसीव करने के इंचार्ज हो? अकदजीरिस ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। जब उस बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो वो सुन रह गया। उसने बहुत जल्दी एक नेफिलिम के तौर पर अकदजीरिस के स्टेटस को कंफर्म कर लिया। ग्रीटिंग्स नेफिलिम मास्टर, मैं डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस की 4th आर्मी का लेफ्टिनेंट स्काउट हूं। उस बूढ़े आदमी ने तुरंत अपना मिस्टीरियस नाटक बंद कर दिया। उसने एक पल में डिस्गाइज के तौर पर पहनी हुई इंसानी खाल को फाड़कर फेंक दिया और अपना सड़ता हुआ शरीर सबके सामने ले आया। ठीक है, हमारे क्वेस्ट के आगे का काम क्या है? अकदजीरिस ने उसे पलटकर ग्रीट नहीं किया। उसने बस अपना हाथ हिलाया। आखिर डार्क फैक्शन में नेफिलिम्स का रैंक बहुत हाई था और वे स्पेक्टर से कहीं ऊपर आते थे। अकदजीरिस के बात संभालने की वजह से स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर ने जल्दी से जियांग फेई और बाकी लोगों को क्वेस्ट के अगले स्टेप समझा दिए। डिंग! क्वेस्ट रिन्यूड। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज के साथ जियांग फेई और बाकी लोगों को एक रिन्यूड क्वेस्ट मिल गया। क्वेस्ट के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट कर दिए गए थे। स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर को यहां एक ड्रिलिंग साइट पर नजर रखने के लिए स्टेशन किया गया था। ये एंशिएंट ग्नोम सिटी का एक छोड़ा हुआ हिस्सा था। बदकिस्मती से लाइट फैक्शन ने इसे पहले ही ढूंढ लिया था।
इसलिए इवान नहीं चाहता था कि उनके पास काफी मैन पावर होने से पहले दुश्मन अलर्ट हो जाए। नेफिलिम किंग के जियांग फेई को उसकी मदद के लिए भेजने के बाद ही इवान ने जुनोम की इस एंशंट साइट को लूटने का फैसला किया था। जियांग फेई और बाकी लोगों का क्वेस्ट बहुत सिंपल था, जिसमें उन्हें ड्रिलिंग साइट पर मौजूद सारे लाइट फैक्शन सोल्जर्स और प्लेयर्स को मारना था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ड्रिलिंग साइट के बिल्कुल बीच में रखी ड्रिलिंग मशीन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना था। ये सुनकर ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। बिली बॉय हंस पड़ा, क्वेस्ट इतना सिंपल नहीं होगा, हमें अभी भी अलर्ट रहना चाहिए। जियांग फेई ने माथा सिकोड़ा। ये क्वेस्ट उसके लिए बहुत ज्यादा आसान था। उसे बहुत शक हो रहा था, क्योंकि ये उन क्वेस्ट्स के डिफिकल्टी लेवल से बिल्कुल अलग था जो उसने पहले लिए थे। बैंडिट्स कुछ इंटेल इकट्ठी करने के लिए ड्रिलिंग साइट के आसपास नजर दौड़ो। बिली बॉय ने हाथ हिलाया। वो 10 बैंडिट्स अलग अलग बंट गए और उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने लगे जिसकी तरफ स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर ने इशारा किया था। बहुत जल्द बैंडिट्स अपनी ढूंढी हुई इंटेल लेकर वापस आ गए। अब जियांग फेई और बाकी लोगों को भी ड्रिलिंग साइट की बेहतर समझ हो गई थी। पूरी ड्रिलिंग साइट कोई छोटी नहीं थी। ड्रिलिंग मशीन अभी भी आवाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइट फैक्शन की ड्रिलिंग अभी तक रुकी नहीं थी। ड्रिलिंग साइट पर ज्यादा लाइट फैक्शन प्लेयर्स नहीं थे, बस 30 से 40 पब प्लेयर्स उस एरिया में क्वेस्ट्स कर रहे थे। जमीन पर ज्यादातर लाइट फैक्शन वर्कर्स और सोल्जर्स ही थे। जियांग फेई और बाकी लोगों के लिए वो वर्कर्स बिल्कुल भी खतरा नहीं थे। वे बस कुछ लेवल 50 और लेवल 60 एलीट मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें जियांग फेई का कोई भी प्लेयर आसानी से खत्म कर सकता था। लेकिन सोल्जर्स ज्यादातर लेवल 70 और उससे ऊपर के एलीट मॉन्स्टर्स थे। इसके अलावा उनके बीच कई कमांडर्स भी थे। वो कमांडर्स कम से कम लीडर बॉसेस तो थे ही, वहां 2 मास्टर बॉसेस भी थे। ये सही नहीं हो सकता। आखिर ये एक मेन स्टोरी लाइन क्वेस्ट है, ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है? जियांग फेई खुद में ही बड़बड़ाया। इन डिफेंस सोल्जर्स की एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा वीक थीं। जियांग फेई अकेले ही उन सबको खत्म कर सकता था, और वे 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं टिक पाते। गिल्ड मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? बिली बॉय ने पूछा। चलो उन्हें मार देते हैं। जियांग फेई ने सिर हिलाया। भले ही उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। उसे अभी के लिए उनके साथ खेलना होगा और आगे बढ़ते हुए ही इसका पता लगाना होगा। ठीक है, बिली बॉय ने हामी भरी। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द बिली बॉय की कमांड के अंडर इंपीरियल ड्रैगन के 200 प्लेयर्स अपनी फॉर्मेशन में आकर अंधेरे में कहीं छुप गए। मंकी, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। बिली बॉय ने लेजर मंकी की तरफ देखा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेजर मंकी चोरी छिपे एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया। वो छोटी पहाड़ी ड्रिलिंग साइट से थोड़ी दूर थी, लेकिन क्योंकि वो फ्लैट जमीन से काफी ऊंची थी, इसलिए ड्रिलिंग साइट के ज्यादातर प्लेयर्स उसे देख सकते थे। छोटी पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद लीजर मंकी ने अपने बैकपैक से एक मैजिक स्क्रोल निकाला। वो शहर के स्टोर्स में मिलने वाले किसी खिलौने जैसा लग रहा था। स्क्रोल को फाड़ने के बाद एक सफेद रोशनी चमकी। ये बिल्कुल उस रोशनी जैसी थी जो प्लेयर्स के टेलीपोर्ट होने पर चमकती थी, लेकिन इसका कोई एक्चुअल इफेक्ट नहीं था। ये बस विजुअल इफेक्ट्स वाला एक खिलौना था। खच स्क्रोल फाड़ते ही लेजर मंकी अपने स्टेल्थ मोड से बाहर आ गया। छोटी पहाड़ी पर एक सफेद रोशनी चमकी और लेजर मंकी सामने आ गया। वो सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी वहां टेलीपोर्ट हुआ हो। डैम, ये बंदा इस काम में बहुत माहिर है। तुम लोगों ने ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को बुली किया होगा, है ना? जियांग फेई ने मुड़कर बिली बॉय से पूछा। हे, हम बैटलफील्ड में हमेशा ऐसा ही करते हैं। दुश्मन प्लेयर्स को लगेगा कि मंकी किसी रैंडम टेलीपोर्टेशन स्क्रोल से गलती से यहां टेलीपोर्ट हो गया है, इसलिए वे बहुत जल्द हमारे ट्रैप सर्कल की तरफ खींचे चले आएंगे। बिली बॉय हंस पड़ा। अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज के बावजूद तुम लोग इन बेचारों को बुली कर रहे हो। तुम लोग सच में बहुत बुरे हो। जियांग फेई ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। जब जियांग फेई और बिली बॉय एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, तभी ड्रिलिंग साइट के लाइट फैक्शन प्लेयर्स की नजर लेजर मंकी पर पड़ गई। उस वक्त लेजर मंकी छोटी पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और उसके आसपास छुपने की कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा लाल नाम देखकर लाइट फैक्शन प्लेयर्स को लगा कि इससे ज्यादा ऑब्वियस टारगेट उन्हें मिल ही नहीं सकता। स्क्रू मी, क्या अनलकी कमीना है? वो अकेला है, चलो उसे मारते हैं। हाहा, ये असल में रैंडम टेलीपोर्टेशन से यहां आ गया है। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा। लाइट फैक्शन प्लेयर्स साफ तौर पर लीजर मंकी के ट्रैप में फंस चुके थे। पब प्लेयर्स 3 और 5 के ग्रुप्स में ड्रिलिंग साइट से बाहर निकले और लीजर मंकी को टारगेट करने लगे। अरे, ये कौन सी जगह है? भले ही लीजर मंकी ने देख लिया था कि लाइट फैक्शन प्लेयर्स उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, फिर भी उसने अपनी एक्टिंग जारी रखी। उसने कंफ्यूज्ड होकर अपने आसपास देखा, जैसे वो सच में कोई अनलकी कमीना हो जो गलती से वहां टेलीपोर्ट हो गया हो। अगर ये एक्टर नहीं बना तो बहुत बड़ा वेस्ट होगा, जियांग फेई बोल उठा। लेजर मंकी एक्टिंग करने में सच में बहुत अच्छा था। उसका आसपास देखकर ऐसा नाटक करना जैसे वो इस जगह से बिल्कुल अनजान हो, बहुत ही कन्विंसिंग लग रहा था। क्रू मी, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं,
जब लाइट फैक्शन प्लेयर्स काफी करीब आ गए तो लेजर मंकी ने ऐसा नाटक किया जैसे उसकी नजर उन पर अभी पड़ी हो। फिर वो पलटा और भागने लगा। उसका पीछा करो, उसे भागने मत देना, उसे घेर लो। लाइट फैक्शन प्लेयर्स को लग रहा था कि इस सिचुएशन में वो हंटर्स हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली शिकार तो वे खुद थे। जहां एक तरफ लेजर मंकी ऐसे आगे भाग रहा था जैसे उसे कोई आइडिया ना हो कि कहां जाना है, वहीं दूसरी तरफ वो असल में इन लाइट फैक्शन प्लेयर्स को उस ट्रैप की तरफ ले जा रहा था जो जियांग फे और बाकी लोगों ने सेटअप किया था। इसमें कोई शक नहीं कि बिली बॉय और ये लोग किसी बैटल में कभी क्यों नहीं हारे। डैम इट, ये हमेशा दूसरों को बुली ही करते हैं। जब जियांग फे ने देखा कि लेजर मंकी उन प्लेयर्स के साथ कितने अच्छे से काम कर रहा था जो अपने अनजान दुश्मनों पर एम्बुश करने का वेट कर रहे थे, तो वो खुद में ही बड़बड़ाया, मेरे प्यारो अलविदा। जैसे ही लाइट फैक्शन प्लेयर्स पूरी तरह से ट्रैप में घुस गए, लेजर मंकी पलटा और उन्हें एक फ्लाइंग किस दिया। फिर उसने अपना स्टेल्थ मोड एक्टिवेट किया और हवा में गायब हो गया। शिट, वो एक बैंडिट है। हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। डैम, पूरी मेहनत बेकार गई। तब तक लाइट फैक्शन प्लेयर्स को अभी भी उस खतरे का एहसास नहीं हुआ था जिसमें वे फंस चुके थे। मेरे लड़कों, फ्रेश मीट का टाइम आ गया है। बिली बॉय के चिल्लाते ही एम्पीरियल ड्रैगन के 200 प्लेयर्स अपनी छुपने की जगहों से बाहर कूद पड़े और उन्होंने बिना किसी डिफेंस वाले इन लाइट फैक्शन प्लेयर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। एक तरफ वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड पीवीपी प्लेयर्स थे, वहीं दूसरी तरफ अनट्रेन्ड पब प्लेयर्स का एक ग्रुप था। इसी तरह एक तरफ 200 प्लेयर्स का एक पूरा ग्रुप था और दूसरी तरफ 30 से 40 सोलो प्लेयर्स थे। एक पार्टी के पास असॉल्ट का पहले से तय किया हुआ प्लान था, जबकि दूसरी पर सरप्राइज अटैक हुआ था। इन सब चीजों का बस एक ही नतीजा निकला, एक कत्लेआम। चैप्टर 698 द ऑडली पुअर बॉस, शिट, एम्बुश। ये क्या हो रहा है? भागो! पलक झपकते ही बिली बॉय और बाकी लोगों के एम्बुश ने लाइट फैक्शन के पब प्लेयर्स को पूरी तरह से चौंका दिया। ये प्लेयर्स ज्यादातर पीवीपी फाइट्स में हिस्सा नहीं लेते थे। अगर ये अक्सर बैटल्स में हिस्सा लेने वाले पीवीपी प्लेयर्स होते तो बैटलफील्ड पर लेजर मंकी को देखकर पक्का उसके पीछे नहीं भागते। पीवीपी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से इन लाइट फैक्शन पब प्लेयर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एम्बुश होने पर कैसे रिएक्ट करें। जब वो पागलों की तरह हर दिशा में भाग रहे थे, तब बिली बॉय और बाकी लोगों ने जी भरकर उन पर हमला किया। मजिशियंस के मैजिक स्पेल्स लगातार उनके सिर पर बरस रहे थे। बहुत जल्द ये सारे पब प्लेयर्स मारे गए। जियांग फे ने एक बार भी हमला नहीं किया था। अगर वो हमला करता तो उन प्लेयर्स के पास बचने का कोई चांस ही नहीं होता। जियांग फे का हेवन पियर्सिंग ट्वाइलाइट बो असल में एक मशीन गन जैसा था। अब जब हमने इन डिस्टर्बिंग प्लेयर्स को मार दिया है तो चलो उन मॉन्स्टर्स को भी क्लियर कर देते हैं, बिली बॉय ने कहा। ठीक है, नॉर्मल और एलीट मॉन्स्टर्स मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूं, बाकियों को मैं संभाल लूंगा। जियांग फे ने सिर हिलाया, क्योंकि बिली बॉय सिर्फ पीवीपी प्लेयर्स लाया था, इसलिए उनमें से कोई भी टैंकर्स नहीं था। वे ज्यादा टफ मॉन्स्टर्स को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक है, हामी भरते हुए बिली बॉय ने प्लेयर्स को ड्रिलिंग साइट में आगे बढ़ने के लिए अरेंज किया। डैम, इन्वेडर्स। जैसे ही जियांग फे और बाकी लोगों ने ड्रिलिंग साइट में कदम रखा, एक लीडर मॉन्स्टर की नजर उन पर पड़ गई। उस मॉन्स्टर के चिल्लाते ही ड्रिलिंग साइट में मौजूद पूरे लाइट फैक्शन का ध्यान जियांग फे और बाकी लोगों की तरफ चला गया। भारी गिनती में वर्कर्स और सोल्जर्स उनकी तरफ दौड़ पड़े। वहां कुल मिलाकर कम से कम 2000 नॉर्मल और एलीट मॉन्स्टर्स थे। वॉरियर्स और नाइट्स आगे आओ, क्लेरिक्स हीलिंग पर फोकस करो। बिली बॉय ने तुरंत ग्रुप की फॉर्मेशन बदल दी। आ जाओ, तुम्हारा असली दुश्मन मैं हूं। ठीक उसी वक्त जियांग फे ने हमला करना शुरू कर दिया। उसने अपने हेवेंस ब्रेकर ट्वाइलाइट बो से एक के बाद एक तीर छोड़े। हमला करते हुए मॉन्स्टर्स पर तीर भारी बारिश की तरह गिरने लगे। लेवल 70 लीडर मॉन्स्टर्स के हेल्थ पॉइंट्स 10 लाख से भी कम थे। रूथलेस बाराज के स्टैक्स के बाद जियांग फे का अटैक पावर 2,50,000 तक पहुंच चुका था। हर सेकंड 8 तीरों की स्पीड के साथ अगर जियांग फे का अटैक स्पीड आधा भी हो जाता, तब भी वो इन मॉन्स्टर्स को 1 सेकंड के अंदर मार सकता था। इसके अलावा जियांग फे लेवल 88 पर था। इन लेवल 70 मॉन्स्टर्स के खिलाफ वो लगातार क्रिटिकल हिट्स और डोमिनेंट डैमेज दे रहा था, इसलिए ये मॉन्स्टर्स उसके हमलों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। होली शिट गिल्ड मास्टर, क्या आप इंसान भी हैं? जियांग फे को घूरते हुए लिटिल रेन ने पूछा। यहाँ मौजूद प्लेयर्स के लेवल्स पहले से ही काफी हाई थे। क्योंकि वे ज्यादातर लेवल 67 या लेवल 68 पर थे, इसलिए उनके हमले लेवल के डिफरेंस की वजह से लिमिटेड नहीं थे। इसलिए वे सब मॉन्स्टर्स को डैमेज देने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन जितनी देर में वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर को मारते, उतनी देर में जियांग फे पहले ही 6 या 7 मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका होता। तुम लोग आराम से करो, मैं बाकियों को ढूंढता हूं। बहुत जल्द जियांग फे ने ड्रिलिंग साइट के एंट्रेंस पर मौजूद सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मार गिराया। लेकिन बिली बॉय और बाकी लोग बचे हुए वीक मॉन्स्टर्स को मारने में अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। इसलिए जियांग फे ने सीधा ड्रिलिंग साइट के और अंदर जाने का फैसला किया। जूम जैसे ही मॉन्स्टर्स पर तीरों की बारिश जारी रही, जियांग फे ऐसे आगे बढ़ा जैसे वो कोई खाली मैदान हो। भले ही आसपास के लाइट फैक्शन मॉन्स्टर्स लगातार जियांग फे की तरफ बढ़ रहे थे,
पर कोई भी उसके करीब पहुंचने से पहले ही मारा जाता। बहुत जल्द जियांग फे ने पहला मास्टर लेवल मॉन्स्टर देखा। वो लेवल 75 का था, जो इस स्टेज पर ज्यादातर प्लेयर्स के लिए एक टफ चैलेंज था। 200 लोगों के ग्रुप के लिए भी उसे हराना मुश्किल होता, लेकिन जियांग फे के लिए ये बहुत आसान था। सिर्फ लेवल की बात करें तो जियांग फे उस मॉन्स्टर से 13 लेवल्स ऊपर था। इसके अलावा जियांग फे को किसी बिगिनर ओवरलॉर्ड से भी डर नहीं लगता था, तो फिर इस मास्टर लेवल वाले की तो बिसात ही क्या थी। कमीने इंट्रूडर जियांग फे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मास्टर लेवल मॉन्स्टर कोई ओपनिंग स्पीच देना चाहता था। इंट्रूडर मेरी एस। जियांग फे ने आसपास देखकर चेक किया कि वहां कोई और तो नहीं है। फिर उसने तुरंत अपनी ड्रैगन्स बेन निकाल ली। जूम। ड्रैगन्स बेन के गरजते ही हवा का एक तेज झोंका उस मास्टर लेवल मॉन्स्टर की तरफ लपका। -25,225,920। लगभग 25 मिलियन डैमेज दिखाने वाला एक नंबर सामने आया। सिर्फ 10 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स वाला वो मास्टर लेवल मॉन्स्टर तुरंत मारा गया। क्योंकि ड्रैगन्स बेन क्योटिक डैमेज देती थी, इसलिए उसने सारे डैमेज रिडक्शन और डिफेंस इफेक्ट्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये आइटम अपने टारगेट पर लॉक हो जाता था, जिससे इसकी 100% एक्यूरेसी थी। इसलिए इसने सीधा जियांग फे के अटैक पावर का 100 गुना डैमेज दिया। डिंग। यू हैव किल्ड गॉड्स अपोस्टल क्लॉड। Obtained 15 million experience points, obtained 20 gold coins. Obtained 100 reputation points from the Dark Faction. क्योंकि वे ग्रुप मोड में थे, इसलिए रिवॉर्ड्स पूरे ग्रुप में बांट दिए गए। लेकिन जियांग फे का ज्यादा ध्यान ड्रैगन्स बेन को वापस रखने पर था। वो इस आइटम को ज्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करता था क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़ा था। अगर कोई और इसे उससे छीन लेता और उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता तो वो एक हिट भी नहीं सह पाता। अगर जियांग फे को इस बात की तसल्ली नहीं होती कि आसपास कोई नहीं है, तो वो इस अल्टीमेट वेपन को कभी इस्तेमाल नहीं करता। ये वेपन सच में इनक्रेडिबल था। वैसे तो जियांग फे अकेले ही उस मास्टर लेवल मॉन्स्टर को मार सकता था, लेकिन उसे उस मॉन्स्टर से लड़ने में काफी टाइम लगता, क्योंकि उसके पास 10 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स थे। वो उसे 1 सेकंड के अंदर ऐसे नहीं मार पाता जैसे उसने अभी मारा था। ड्रैगन्स बेन को अंदर रखने के बाद जियांग फे ने गिरे हुए इक्विपमेंट उठा लिए। वो तीनों लेवल 70 के एपिक इक्विपमेंट थे। उनमें से 2 इक्विपमेंट लेदर आर्मर थे, जबकि एक क्लॉथ आर्मर था। जियांग फे के लिए इनकी कोई खास वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इन्हें बिली बॉय को दे देगा ताकि वो इन्हें बाकियों में बांट सके। एक मास्टर लेवल मॉन्स्टर इतने रद्दी इक्विपमेंट क्यों गिराएगा? जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा। साफ था कि वो उस लूट से कुछ खास सैटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने जियांग फे को सैटिस्फाई करने वाले आइटम्स नहीं गिराए थे। इसलिए बेहतर आइटम्स के लिए उसने अगले मास्टर लेवल मॉन्स्टर को ढूंढने का सोचा। ठीक उसी वक्त बिली बॉय और बाकी लोगों ने आखिरकार उन छोटे मॉन्स्टर्स के डिफेंस को तोड़ दिया था। वे ड्रिलिंग साइट में घुसने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वहां उनका सामना और भी ज्यादा छोटे मॉन्स्टर्स से हुआ। अपने आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को क्लियर करने के बाद जियांग फे ने 1 सेकंड के अंदर दूसरे मास्टर लेवल मॉन्स्टर को मारने के लिए अपनी ड्रैगन्स बेन फिर से निकाल ली। लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब हुआ। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जियांग फे को एहसास हुआ कि न सिर्फ उस मॉन्स्टर ने एक भी आइटम नहीं गिराया, बल्कि उसने जियांग फे को एक्सपीरियंस पॉइंट्स का रिवॉर्ड तक नहीं दिया। ये क्या बकवास है? ड्रैगन्स बेन को उठाने के बाद जियांग फे लगभग पागल ही हो गया। कोई मास्टर लेवल मॉन्स्टर भला एक भी आइटम कैसे नहीं गिरा सकता? आसपास ढूंढने के बाद जियांग फे को पक्का यकीन हो गया कि वहां कोई ट्रेजर या और कुछ नहीं था। वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस मॉन्स्टर ने सच में कुछ भी नहीं गिराया था। छोड़ो इसे, चलो पहले छोटे मॉन्स्टर्स को क्लियर करते हैं। जियांग फे पलटा और बिली बॉय और बाकी लोगों की मदद करने लगा, नहीं तो उसे उनके सारे छोटे मॉन्स्टर्स मारने का और आधे घंटे वेट करना पड़ता। जियांग फे के बैटल में शामिल होने के बाद बिली बॉय और बाकी लोगों ने छोटे मॉन्स्टर्स को कहीं ज्यादा स्पीड से मार गिराया। 5 मिनट के अंदर ही हजारों छोटे मॉन्स्टर्स खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है? जियांग फे ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्वेस्ट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वे पहले ही अपने सारे दुश्मनों को मार चुके थे, फिर भी क्वेस्ट रिन्यू नहीं हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता। क्या हमने किसी मॉन्स्टर को छोड़ दिया है? बिली बॉय ने सोचते हुए कहा। साथ ही उसने बैंडिट्स को अलग अलग होकर उन दुश्मनों को ढूंढने का इंस्ट्रक्शन दिया जो शायद छूट गए हों। लगभग 5 मिनट बाद जियांग फे और बाकी लोग तो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए, लेकिन स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर चलकर ड्रिलिंग साइट में आ गया। आह, तुमने इस जगह पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये ड्रिलिंग मशीन क्यों रुक गई? स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर ने ड्रिलिंग साइट को अपने कब्जे में देखकर हामी भरी, लेकिन उसने एक सवाल भी खड़ा कर दिया। ड्रिलिंग मशीन? जियांग फे सुन रह गया। तब जाकर उसका ध्यान गया कि जो ड्रिलिंग मशीन पहले काम कर रही थी वो अब रुक चुकी थी। ये क्या चक्कर है? तुमने उसे क्यों मारा? ठीक तभी स्पेक्ट्रल इन्वेस्टिगेटर को समझ आ गया कि मशीन ने काम करना क्यों बंद कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जियांग फे ने मेन इंजीनियर वारलैंडो को मार दिया था। क्वेस्ट के डिजाइन के हिसाब से हेल्थ पॉइंट्स 20% पहुंचते ही वारलैंडो सरेंडर कर देता। वो फ्रेंडली स्टेट में आ जाता और प्लेयर्स उस पर आगे हमला नहीं कर पाते। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग फे ड्रैगन्स बेन का इस्तेमाल करके उस मास्टर लेवल मेन इंजीनियर को 1 सेकंड में मार देगा। इसके अलावा मेन इंजीनियर वारलैंडोर जो सिर्फ क्वेस्ट की वजह से मौजूद था, उसने जाहिर तौर पर जियांग फे को कोई आइटम या एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं दिए। शिट, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जियांग फे हक्का बक्का रह गया।
उसे नहीं पता था कि उसके ड्रैगन्स बेन इस्तेमाल करने से ऐसा ग्लिच आ जाएगा। अब आगे क्या करना है? बिली बॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ये कोई नॉर्मल क्वेस्ट होता तो वो सब आराम से इसे छोड़ सकते थे, लेकिन ये एक मेन स्टोरीलाइन क्वेस्ट था। एक मेन स्टोरीलाइन क्वेस्ट इस बात से जुड़ा होता था कि गेम की स्टोरीलाइन कैसे आगे बढ़ेगी, इसलिए वो इसे छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब क्योंकि मेन इंजीनियर मर चुका था, इसलिए वो इस क्वेस्ट में आगे नहीं बढ़ सकते थे। टेंशन मत लो, मुझे सोचने दो। हाथ हिलाते हुए जियांग फे गहराई से सोचने लगा। हाँ, अकदजीरिस, क्या नेफिलिम रेस में कोई ऐसा है जो इस तरह की ड्रिलिंग मशीन चलाना जानता हो? जियांग फे ने अचानक मुड़कर अकदजीरिस से पूछा, क्योंकि अगर लाइट फैक्शन का कोई इंसान मशीन को कंट्रोल कर सकता था तो पक्का नेफिलिम रेस का भी कोई ना कोई ऐसा कर ही सकता होगा। मुझे पक्का यकीन है कि कोई ना कोई तो होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ से एक्सटर्नल वर्ल्ड तक कैसे जाना है। क्या तुम आउटर लेयर से इनर लेयर और फिर वहां से अबिस में जाने का प्लान बना रहे हो? अकदजीरिस ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। उसमें तो कम से कम कुछ दिन लग जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। भले ही उन्होंने लाइट फैक्शन के सारे प्लेयर्स को मार दिया था, फिर भी वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि वो फोर्सेस वापस नहीं आएंगी। हो सकता है कि वो सैकड़ों या हजारों और प्लेयर्स के साथ वापस आ जाएं। अगर लाइट फैक्शन प्लेयर्स हजारों की गिनती में आते तो जियांग फे को सच में कोई डर नहीं लगता, लेकिन वे प्लेयर्स जियांग फे को ना मार पाने के बावजूद उनके क्वेस्ट में रुकावट तो डाल ही सकते थे। भले ही जियांग फे अभी भी क्वेस्ट के ऑब्जेक्टिव को लेकर पक्का नहीं था, फिर भी उन्हें इतना तो यकीन था कि जमीन में कहीं ना कहीं कोई ट्रेजर दफन है, वरना ड्रिलिंग मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर लाइट फैक्शन प्लेयर्स ड्रिलिंग मशीन को तबाह करने पर तुल जाते तो जियांग फे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। भले ही वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो अपने सारे दुश्मनों को एक सेकंड में नहीं मार सकता था। भले ही ये थोड़ा ट्रबलसम लग रहा है, फिर भी हमें मदद की जरूरत है। गहरी सांस लेते हुए जियांग फे ने अबिसल गेट एक्टिवेट कर दिया। अबिसाल गेट एक्टिवेट होने के बाद जियांग फे को एक टेलीपोर्टेशन डोर मिल गया जो 5 मिनट तक खुला रहने वाला था। वो अबिस से कम्युनिकेट कर सकता था, लेकिन जियांग फे के नेफिलिम किंग्स पैलेस जाने के लिए 5 मिनट काफी नहीं थे। अगर अबिसाल गेट बंद होने के वक्त जियांग फे अबिस में ही रह जाता तो वो वापस ड्रिलिंग साइट नहीं लौट पाता। भले ही अबिसाल गेट दोनों तरफ से काम करता था, फिर भी ये सिर्फ जियांग फे की करंट लोकेशन को अबिस से जोड़ता था। ये जियांग फे को अबिस में दूसरा अबिसाल गेट एक्टिवेट करने की परमिशन नहीं देता था। अबिसाल गेट में एंटर करने के बाद जियांग फे ज्यादा दूर नहीं गया। उसने आसपास किसी करीबी सोल्जर को ढूंढा और उसे नेफिलिम किंग तक एक मैसेज पहुंचाने को कहा। उस मैसेज में एक ऐसे एडवांस्ड इंजीनियर की रिक्वेस्ट की गई थी जिसे बड़ी मशीन्स चलानी आती हों। मैसेज देने के बाद जियांग फे जल्दी से अबिसल गेट से वापस आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो बंद हो जाए और वो अबिस में ही फंस जाए। जियांग फे के प्लान का सक्सेस या फेलियर नेफिलिम किंग के दामाद होने के उसके नाम पर ही टिका था। लगभग 1 घंटे बाद जियांग फे ने अबिसाल गेट को फिर से एक्टिवेट किया। इस बार जब उसने एबिस में एंटर किया तो उसे पता चला कि वहां 2 लोग उसका वेट कर रहे थे। हे आ फे, तुम्हें ऑनर्ड फील करना चाहिए। मेरे पिता ने असल में मास्टर मॉर्लैंड को यहां भेजा है। एल्डर प्रिंस ओटिस ने हंसते हुए जियांग फे को ग्रीट किया। बिग ब्रदर, मास्टर मॉर्लैंड, अकादजीरिस ने उन दोनों को ग्रीट किया। ऐसा लग रहा था कि वो भी मास्टर मॉर्लैंड को अच्छे से जानती थी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, टेलीपोर्टेशन डोर ज्यादा देर तक नहीं खुला रहेगा। चलो दूसरी तरफ चलकर बात करते हैं, जियांग फे ने कहा। ठीक है, मास्टर मॉर्लैंड तुम्हारे साथ जाएंगे। मुझे कुछ और काम भी हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ओटिस ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है मास्टर, मेरे साथ आइए। जियांग फे ने मास्टर इंजीनियर को अपने पीछे आने का इशारा किया और टेलीपोर्टेशन डोर से होते हुए वापस ड्रिलिंग साइट की तरफ ले गया। ZBT-3000 मॉडल ड्रिलिंग सेटअप, ये तो बहुत हाईटेक है। ड्रिलिंग साइट में कदम रखते ही मॉर्लैंड बोल उठा। उसका पूरा ध्यान उस बड़ी सी ड्रिलिंग मशीन पर था। वो लगभग भूल ही गया था कि जियांग फे उसके ठीक बगल में खड़ा था। मास्टर, क्या आप इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं? जियांग फे ने पूछा। बिल्कुल, मेरे अलावा नेफिलिम रेस में कोई और इसे इस्तेमाल करना नहीं जानता, मॉर्लैंड ने मजे लेते हुए कहा। तो क्या आप जल्दी कर सकते हैं? जियांग फे ने उसे उकसाया। ठीक है, ऐसे खिलौनों से खेले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। मॉर्लैंड सीधा उछलकर ड्रिलिंग मशीन की ड्राइवर सीट पर जा बैठा। जैसे ही मॉर्लैंड ने ड्रिलिंग मशीन ऑन की, जियांग फे ने उस शख्स के एट्रीब्यूट्स पर नजर डाली। उसका बिगिनर मास्टर लेवल लाइट फैक्शन के इंजीनियर के बिल्कुल बराबर था। भले ही उसके पास बहुत सारे हेल्थ पॉइंट्स थे, लेकिन उसकी बैटल पावर्स बहुत ही घटिया थीं। वो एक क्लासिक टाइप का एनपीसी था जिसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी। नॉर्मल क्वेस्ट्स जिनमें एस्कॉर्ट करने की जरूरत होती थी, उनमें इसी तरह के एनपीसी होते थे। डैम, क्या हमें इसकी देखभाल करनी है? मॉर्लैंड के एट्रीब्यूट्स देखकर जियांग फे बोल उठा। डिंग, क्वेस्ट रिन्यूड। Protect Morland and ensure that he does not receive any damage for 4 hours. You must do so until he has uncovered the gnome's treasures. सच में सिस्टम नोटिफिकेशन ने जियांग फे के अंदाजे को बिल्कुल सही साबित कर दिया था। ये कैसी सिचुएशन है? क्या हमें इसे प्रोटेक्ट करना है? बिली बॉय और बाकी सब सुन रह गए। फिर उन्होंने जियांग फे की तरफ देखा। हाँ, मुझे लग रहा है कि हम पे जल्दी ही हमला होने वाला है।
भले ही मुझे पक्का नहीं पता कि हमारे दुश्मन मॉन्स्टर्स होंगे या प्लेयर्स, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए, जियांग फे ने ग्रुप चैनल में कहा। टेंशन मत लीजिए गिल्ड मास्टर, हमने बहुत सारे एस्कॉटिंग क्वेस्ट्स किए हैं, एम्पीरियल ड्रैगन के एक प्लेयर ने कहा। बिली बॉय जिन प्लेयर्स को लाया था उनमें से ज्यादातर पीवीपी प्लेयर्स थे। वैसे तो ये लोग बहुत कम क्वेस्ट्स करते थे, फिर भी कभी कभी पीवीपी क्वेस्ट्स कर लेते थे। इनमें सबसे कॉमन टाइप के क्वेस्ट्स एस्कॉटिंग और असैसिनेशन क्वेस्ट्स होते थे। दुश्मनों को रोकने और उन्हें टारगेट के करीब ना पहुंचने देने का चार्ज तुम्हारा होगा। मारने का काम मुझ पर छोड़ दो। जियांग फे को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे शक था कि ये क्वेस्ट उतना आसान नहीं होगा जितना दिख रहा था। ठीक है, सब लोग वैसा ही करो जैसा गिल्ड मास्टर ने कहा है। भले ही बिली बॉय को जियांग फे की कॉशियसनेस पर डाउट हो रहा था, पर वो सिर्फ जियांग फे का सबॉर्डिनेट था। गिल्ड जियांग फे का था। जाहिर सी बात थी कि वो जियांग फे की बातों के खिलाफ नहीं जाएगा। बिली बॉय की कमांड के अंडर 200 लोगों के ग्रुप ने जल्दी से मॉरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रिलिंग मशीन के चारों तरफ एक सर्कल बना लिया। वॉरियर्स और नाइट्स को डिफेंस की सबसे आउटर लेयर पर रखा गया, जबकि हंटर्स और मैजिशियंस बीच में खड़े हुए और क्लेरिक सबसे अंदर वाली लेयर में रहे। बैंडिट्स और असैसिन्स जैसी बाकी क्लासेस बाहर की तरफ छितरी हुई थी, और वे या तो स्टेल्थ मोड में थे या इनविजिबिलिटी स्टेट में। वे अपने दुश्मनों को एक किलिंग ब्लो देने के लिए अंधेरे में ही छुपे रहे। जियांग फे एक तरफ अकेला बैठ गया और चुपचाप दुश्मनों के आने का वेट करने लगा। 4 घंटे का डिफेंडिंग टाइम कोई छोटा मोटा वक्त नहीं था। जियांग फे को कोई आइडिया नहीं था कि इस दौरान क्या होने वाला है। न जाने क्यों वो अंदर से बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था। जैसे जैसे सेकंड्स बीतते गए एक भी दुश्मन सामने नहीं आया। इस अजीब सी शांति ने जियांग फे को और भी ज्यादा कंफ्यूज और इनसिक्योर कर दिया। गिल्ड मास्टर, क्या सच में इस क्वेस्ट में कोई बग आ गया है? लिटिल रेन ने बेसब्री से पूछा। मुझे नहीं पता, चलो वेट करते हैं। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि क्वेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी या नहीं। आखिर उन्होंने क्वेस्ट के सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया था। ड्रिलिंग मशीन चलाने वाले ओरिजिनल एनपीसी को जियांग फे ने मार दिया था। करंट रिप्लेसमेंट एनपीसी को जियांग फे नेफिलिम रेस से यहां लाया था। उसे पक्का नहीं पता था कि क्या इसकी वजह से क्वेस्ट में कोई और चेंजेस आ गए थे। कुछ 10 मिनट और बीतने के बाद ग्रुप के आधे से ज्यादा प्लेयर्स अब अलर्ट नहीं थे। प्लेयर्स की जो फॉर्मेशन शुरू में एकदम नीट थी वो भी अब ढीली पड़ चुकी थी। बज़, ठीक उसी वक्त जियांग फे ने थोड़ी ही दूरी पर एक सफेद रोशनी चमकती हुई देखी। वो रोशनी की बीम डायमीटर में लगभग 100 मीटर चौड़ी थी। ये रोशनी न सिर्फ बहुत तेज थी बल्कि ये छत जितनी ऊंची भी थी। सफेद रोशनी के गायब होने के बाद जियांग फे और बाकी लोगों से 1000 मीटर्स की दूरी पर एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन पॉइंट सामने आ गया। सब लोग तैयार हो जाओ, दुश्मन आ गए हैं। जियांग फे अचानक जमीन पर कूद पड़ा। मार डालो। हमला। डार्क फैक्शन के उन घटिया कमीनों को जान से मार दो। जंग की आवाजें गूंजते ही टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर बहुत भारी गिनती में सोल्जर्स सामने आ गए। सब लोग फोकस करो, बिली बॉय जोर से चिल्लाया। जब आलसी पड़ चुके प्लेयर्स का ध्यान इस बात पर गया कि दुश्मन आ चुके हैं तो वे तुरंत अलर्ट हो गए। उनकी आंखों में बैटल के लिए एक भयानक प्यास थी। ये पक्का एक ऐसी स्टेट थी जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स में ही दिख सकती थी। सोल्जर्स का पहला बैच सारे नॉर्मल लेवल 70 एलीट मॉन्स्टर्स का था। वो गिनती में लगभग 200 थे। टेलीपोर्टेशन पूरा होने के बाद वो सोल्जर्स ड्रिलिंग मशीन की तरफ दौड़ पड़े। काम का टाइम आ गया। जियांग फे उन सोल्जर्स के आने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ा। फिर उसने हेवेंस ब्रेकर ट्वाइलाइट बो को अपनी छाती के सामने रखा और चुपचाप आते हुए सोल्जर्स को देखने लगा। वो किसी लेजेंडरी मास्टर जैसा लग रहा था। गिल्ड मास्टर फिर से कूल बनने का नाटक कर रहे हैं। हाँ यार, उनके आसपास हमेशा लड़कियां होती हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी कूल बनने का नाटक करता। जियांग फे के पीछे खड़े प्लेयर्स ने मजाक में बातें की। आखिर वो पहले ही जियांग फे की किलिंग स्पीड देख चुके थे, इसलिए उन्हें अपने सामने खड़े उन 200 एलीट सोल्जर्स की कोई खास टेंशन नहीं थी। पहली वेव, जियांग फे खुद में ही बड़बड़ाया। जैसे ही वो सोल्जर्स जियांग फे की फायरिंग रेंज में आए, जियांग फे ने अपना हेवेंस ब्रेकर ट्वाइलाइट बो उठाया और अपना कत्लेआम शुरू कर दिया। जूम तीर उन एलीट सोल्जर्स की तरफ टिड्डियों के झुंड की तरह उड़े। 1.5 सेकंड के अंदर ही जियांग फे ने अपने रूथलेस बराज को 10 बार स्टैक कर लिया था। बैंक सोल्जर्स एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगे। 2,50,000 अटैक पावर के साथ जियांग फे पहले ही गॉड लाइक डैमेज दे रहा था। उसके ऊपर से उसे उन सोल्जर्स के खिलाफ लेवल का एडवांटेज भी मिला हुआ था, इसलिए उन छोटे सोल्जर्स के पास जियांग फे के तीरों से बचने का कोई चांस नहीं था। भले ही तीरों की रेंज सिर्फ 40 मीटर थी, फिर भी कोई भी सोल्जर लाख कोशिश करने के बावजूद जियांग फे के करीब नहीं आ सका। वे सब बिल्कुल एक ही दूरी पर मारे गए। सारे सोल्जर्स तीरों की बारिश से मारे गए। 1 मिनट के अंदर जियांग फे ने अपने बाव से 200 सोल्जर्स को खत्म कर दिया। इस पूरी बैटल के दौरान जियांग फे ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस गिल्ड मास्टर, आप कूल बनने के नाटक में कामयाब हो गए। जैसे ही जियांग फे एक और कूल पोज बनाने वाला था, लिटिल रेन जोर से चिल्लाया। मारे शर्म के जियांग फे लगभग जमीन पर ही गिर पड़ा था। मेरे साथ पंगे लेना बंद करो, छुपे हुए मॉन्स्टर्स के स्नीक अटैक से बचकर रहना। जियांग फे ने प्लेयर्स पर अपनी आंखें घुमाईं। ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव सामने आ गई। इस बार भी 200 छोटे सोल्जर्स थे।
लेकिन उनके साथ 4 लीडर लेवल मॉन्स्टर्स भी आ गए थे। लेकिन 3 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स के आसपास भी ना पहुंच पाने वाले ये मॉन्स्टर्स जियांग फे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। बहुत जल्द वो भी वहीं ढेर हो गए। वैसे तो जियांग फे ने बिना किसी मेहनत के मॉन्स्टर्स की 2 वेव्स खत्म कर दी थीं, फिर भी उसने माथा सिकोड़ लिया, क्योंकि प्रोटेक्शन क्वेस्ट खत्म होने में अभी भी 3 घंटे बाकी थे। इसलिए उनके हमले की स्पीड को देखते हुए करीब 100 और वेव्स आ सकती थीं। अगर वेव्स की डिफिकल्टी 100 गुना बढ़ गई तो जियांग फे इस बात की गारंटी नहीं ले सकता था कि वो उन्हें रोक पाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? इतनी टेंशन के बावजूद जियांग फे को कोई काम का सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। पहले उसने टेलीपोर्टेशन पॉइंट को ही तबाह करने का सोचा ताकि दुश्मन और सोल्जर्स ना भेज पाएं। आखिर में उस पर 2 तीर मारने के बाद जियांग फे को पता चला कि वो टेलीपोर्टेशन पॉइंट सिर्फ एक सजावट के लिए रखा हुआ बैकड्रॉप था। नए सोल्जर्स उसके होने या ना होने से भी सामने आ ही जाते। जैसे जैसे सोल्जर्स की डिफिकल्टी बढ़ती गई, 1 घंटे बाद जियांग फे को 300 छोटे सोल्जर्स का सामना करना पड़ रहा था। उनके लेवल्स बढ़कर लेवल 75 हो चुके थे। कुछ लीडर लेवल मॉन्स्टर्स के अलावा वहां एक मास्टर लेवल मॉन्स्टर भी था।